Welcome to the channel, students. My name is Amit Kilor, and this is studying the modern history. I have an old habit. Old habits die really hard. Okay, so this is the thing. अगर 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो, for the next 2 months, your first target should be actually to cover all the basic NCERTs. Now आप लोगों की तरफ से मेरे पास ज़्यादा जो डिमांड थी वो पॉलिटी करने की थी. However, we are not getting any permission from any publication to do the book. किसी से भी सबसे बात कर ली मैंने, but somehow or the other world has decided that Amit shall not be able to do polity in any manner whatsoever. So the solution we have found out is that कि we'll need to prepare our own content, almost write a new book, and then उससे पढ़ाया जा सकता है. That is going to take approximately 10 days. The second problem is that our channel right now, this channel has the copyright strikes. सैडली जब कॉपीराइट स्ट्राइक होती है तो जो वीडियोस डाले जाते हैं दे आर नॉट प्रमोटेड बाय द यूट्यूब एंड यू ऑब्वियसली आर नॉट एग्जैक्टली वेरी शेयरिंग काइंड ऑफ पीपल, सो वो इसलिए नहीं होता है. सो व्हाट आई थॉट इज दैट कि फर्स्ट वी शैल एक्चुअली कवर द मॉडर्न हिस्ट्री इसलिए क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री हम एनसीईआरटी से कर सकते हैं. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, हिस्ट्री कितनी आती है यूपीएससी में, प्रीलिम्स और मेंस मिला के. नाउ व्हेन इट कम्स टू दी मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मिडिवल एंड द मॉडर्न. और मॉडर्न हिस्ट्री के मैक्स टू मैक्स 8 क्वेश्चन आ सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर. दैट इज द हाईएस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड वंस. एंड देन मेंस के अंदर बात करें तो मैक्स टू मैक्स 4 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 40 नंबर का मॉडर्न हिस्ट्री आ सकता है. सो इफ यू आर रीजनेबल इनफ एंड इफ यू आर स्मार्ट इनफ, तो आप अंडरस्टैंड कीजिएगा कि हिस्ट्री इज नॉट एग्जैक्टली अ ह्यूज मेजर सब्जेक्ट इन द यूपीएससी प्रीलिम्स एंड द मेंस. सो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती है. ओनली 2 बुक्स आर नेसेसरी. वन इज द मॉडर्न इंडिया टेक्स्ट बुक ऑफ द क्लास 12. दिस इज कॉल्ड एज द ओल्ड एनसीईआरटी. ठीक है. एंड द सेकेंड वन इज द स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम को बेसिकली अगर आप कर लेंगे सो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के दोनों का मॉडर्न हिस्ट्री कवर्ड हो जाता है और उसके अलावा किसी भी एक एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं पड़ती है. दो दिस इज नॉट एग्जैक्टली दी कैटेगोरिकल एडवाइस. अगर आप चाहें तो ओल्ड एनसीईआरटी के साथ साथ आप कोई दूसरी हिस्ट्री की बुक कर सकते हैं रादर देन स्पेक्ट्रम. यू कैन चूज टू डू दैट ऑल्सो. बट हाँ, सिंपल है कि 2 बुक से ज्यादा बिल्कुल करना नहीं चाहिए. नाउ द थिंग इज दैट कि देयर इज अ बुक कॉल्ड एज द थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 विच इज कॉल्ड एज द न्यू एनसीईआरटी. इसको करने का पर्पस है या नहीं है? टू बी ऑनेस्ट माई जनरल एडवाइस इज दैट कि एटलीस्ट गिव इट वन रीडिंग. और अगर आप इसको रीड नहीं करना चाहते हो तो मैं इसको बेसिकली करा देता हूं. इसके अंदर सिर्फ 4 चैप्टर है. देखो ये इंडेक्स में बताता हूं. दिस इज द न्यू एनसीईआरटी इंडेक्स एंड दिस इज द ओल्ड एनसीईआरटी इंडेक्स. न्यू एनसीईआरटी के अंदर टोटल 4 चैप्टर हैं. एक है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, बेसिकली 1850 से पहले 3 इंसिडेंट्स को बताता है ये कि ब्रिटिशर्स किस प्रकार से इंडिया में क्या क्या कर रहे थे. देन देयर इज रिबेल्स एंड द राज, रिवोल्ट ऑफ द 1857. दूसरा चैप्टर 1857 के रिवोल्ट की डिस्कशन करता है. द थर्ड वन इज द महात्मा गांधी एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. द थर्ड वन डिस्कसेस द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द फोर्थ वन बेसिकली द फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो न्यू एनसीईआरटी है सिर्फ 4 चैप्टर करती है. नाउ दिस इज डेफिनेटली नॉट इनफ. ओके, इसमें कोई भी रेलिवेंस नहीं है. इसमें बहुत मतलब ये it's an NCERT for the 12th class students. तो बेसिकली इसके अंदर बहुत कम इंफॉर्मेशन दी हुई है. हाउएवर इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं. एटलीस्ट इन 4 टॉपिक्स का इसके अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट है. सो वन एडवाइस इज दैट कि इन चारों के चारों चैप्टर्स को एक बार कर लो और इनकी बना लो समरी, और उसके बाद जिंदगी में उठा के इस एनसीईआरटी को कभी भी मत देखो. वी आर डन एंड डस्टेड बाय दैट. दिस एनसीईआरटी इज बेसिकली व्हाट कवर्स द होल हिस्ट्री. ये पूरी की पूरी हिस्ट्री को अच्छी तरह से कवर करती है, मॉडर्न हिस्ट्री को. मॉडर्न हिस्ट्री होता क्या है? वेल इन थियरी मॉडर्न हिस्ट्री वो है जो कि 1800 साल से लेके 1950 तक के बीच के जो हिस्ट्री के इवेंट्स है. जनरली स्पीकिंग अगर इसको बात करें तो बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल का कॉन्टेक्स्ट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हमारे इंडिया पे रूल करती थी, ये उस वाले पीरियड के बारे में डिस्कशन करता है. नाउ जो ये ओल्ड एनसीईआरटी है इसके अंदर टोटल 15 चैप्टर है और ये काफी मतलब डेंस बुक है, विच मींस इट हैज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ डेटा, काफी इंफॉर्मेशन और क्वेश्चंस इससे सारे के सारे आते हैं. इफ वी आर एबल टू डू, ये आपका स्टैंडर्ड टेक्स्ट होना चाहिए व्हेन यू स्टडी हिस्ट्री फॉर द यूपीएससी और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आल्सो. एंड वंस यू आर एबल टू डू दिस, इसके साथ साथ एक बुक यूज की जा सकती है विच कैन बी स्पेक्ट्रम. एंड इफ यू हैव अनदर चॉइस, उपिंदर सिंह वाली है या फिर एक आई थिंक एक फीमेल राइटर की है, आई डू नॉट रिमेंबर द नेम करेक्टली, बट उपासना आई थिंक, बट जस्ट कंफर्म इट, वो भी की जा सकती है. डजंट मैटर एक्चुअली. ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना. सो राइट नाउ फर्स्ट हमारा फोकस ये रहेगा कि हम इन 4 चैप्टर को कर लेते हैं सो दैट दिस इज आउट ऑफ आवर वे और हमें फिर बेसिकली एनसीईआरटी के लिए हिस्ट्री के लिए इसके अलावा कुछ नहीं उठाना पड़ेगा. एंड दिस वी कैन ऑब्वियसली डू इट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. वी गेट इट? So today we are actually going to do this.
ये जो टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री क्लास 12th है, द थीम्स इन द इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, एज आई शोड यू इट हैज ओनली अप्रॉक्सीमेटली 3 चैप्टर्स, सिर्फ 3 चैप्टर से सॉरी 4 चैप्टर है इसके अंदर, एंड इसके अलावा इसके अंदर कुछ और चीजें नहीं दी हुई हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस थीम 9, द कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड एक्सप्लोरिंग द ऑफिशियल आर्काइव्स. ये वाला हमारे पास चैप्टर है. ओके, दिस इज इट, एक्सप्लोरिंग द ऑफिशियल आर्काइव. छोटा सा चैप्टर है लेकिन इसके अंदर डेटा बहुत ज्यादा है. इसको करना क्या है, यू विल सिट विद मी, यू विल ओपन द बुक विद यू राइट नाउ. आप अपने साथ बुक खरीदेंगे, बुक खोलेंगे और इसको मेरे साथ साथ रीड कर लेंगे, मेरे साथ साथ इसको पूरा का पूरा पढ़ लेंगे. इसको पूरा का पूरा पढ़ने के बाद व्हाट वी हैव टू डू, एक सेकंड, यस नाउ वी डू. गुड. मैंने इस चैप्टर की पूरी समरी बना दी आप लोगों के लिए. ओके, आई हैव द एब्सोल्यूट होल समरी ऑफ दिस बुक फॉर यू. तो आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है. इसकी एक शॉर्ट समरी बना दी गई है. इसके अंदर ऐसी चीजें जो कि बुक्स में एक्सप्लेन नहीं है, उनसे रिलेटेड सारी की सारी चीजें ऐड कर दी हैं. एंड देन लास्ट में मैंने लाइन से इस बुक के अंदर जितने भी लोगों का नाम दिया हुआ है जिसपे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे के सारे उन सबका ऐड कर दिया है. जो भी हिस्टोरिकल टर्म्स दिए गए हैं यहाँ पे जो कि आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, उन सबको भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है. मतलब बेसिकली इफ यू विल डू दिस समरी यू विल डेफिनेटली नॉट नीड टू डू एनीथिंग एल्स आउट ऑफ दिस बुक अगेन. बट द पॉइंट इज दैट फॉर वंस दिस बुक हैज टू बी रेड. ये बुक एक बार रीड करनी जरूरी है. यू गेट द आइडिया. सो लेट्स बेसिकली बिगिन दिस. आई एम अज्यूमिंग यू हैव दिस आइडिया. सो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं. मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारी है वो 1800 ईयर्स के बाद की जो कहानी होती है, 1950s तक का जो पीरियड है उसके बीच में जो इवेंट्स हुए थे. जनरली स्पीकिंग ये बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के ब्रिटिश रूल से रिलेटेड होता है. इसको कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री. नाउ जो न्यू एनसीईआरटी है उसके अंदर बेसिकली कोई ज्यादा चीजें डिस्कस नहीं है. एक प्री 1850, एक 1850 का, एक 1930s का और एक 1950s का. टोटल 4 चैप्टर है उसके अंदर, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है. असली जो हिस्ट्री है वो बेसिकली ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर ही है, वहां से ही करना होता है. ओके, नाउ कमिंग टू दिस चैप्टर, ये वाले चैप्टर के ऊपर बात करते हैं हम. व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड. तो देखो जैसे कि मैंने आपके लिए समरी बनाई हुई है, लेट्स गो विद दिस समरी. ये समरी में क्या करता है, ये जो colonialism which means basically the rule of the Britishers and the countryside, यानी कि जो हमारे देश के जो गांव वाले रूरल इलाके हैं उनके बारे में, उनके कॉन्टेक्स्ट में बताता है. इस चैप्टर के अंदर तो टोटल 3 सेक्शन है, 3 अलग अलग जगहों के बारे में डिस्कस किया हुआ है. एक तो बंगाल के बारे में डिस्कशन है कि बंगाल और जमींदारों का बेसिकली ब्रिटिशर्स के समय में क्या रिलेशन था. व्हेन ब्रिटिशर्स स्टार्टेड रूलिंग दी कंट्री तो उन्होंने बंगाल्स और जमींदारों के साथ उसके कॉन्टेक्स्ट को दिया हुआ है. तो इस चैप्टर को स्टडी कैसे किया गया, व्हाट दे डिड वाज दैट कि जो एनसीईआरटी लिखने वाले थे इन्होंने ऑफिशियल रिपोर्ट्स जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय बनाई थी, इन्होंने वो ऑफिशियल रिपोर्ट्स पिक की हैं और उनके बेसिस पे इसके अंदर सेक्शन जोड़े हुए हैं. तो फॉर एग्जांपल दिस बंगाल एंड द जमींदार, ये जो सेक्शन है, एक रिपोर्ट आई थी जिसको कहते हैं फिफ्थ रिपोर्ट, बिकॉज इट वाज फिफ्थ इन द नंबर्स. तो ये 1810 के 1810 के समय में ये एक रिपोर्ट आई थी. उस फिफ्थ रिपोर्ट के बेसिस पे ये एक पहला सेक्शन है कि बंगाल और उनके जो जमींदार थे उनका ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ किस प्रकार का रिश्ता था, क्या सिस्टम हुआ करता था. देन उसके बाद पहाड़ियाज और संथाल इन दी राजमहल हिल्स, एक दूसरा सेक्शन है जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की और संथल्स की जो रिलेशन है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है. नाउ राजमहल हिल्स कहाँ पे है, जो प्रेजेंट डे ओडिशा झारखंड वाला जो एरिया है. तो एक बंगाल का, फिर ओडिशा और झारखंड का, और उसके बाद आ जाता है द डेक्कन रायट्स जो कि पूना में, मतलब कि प्रेजेंट डे जो महाराष्ट्र के अंदर जो एरिया है उसके अंदर हुआ था. अगेन यहां पर भी एक ये 1875 में रायट्स हुए थे डेक्कन के, जो कि वहां के रायत्स ने कराए थे. रायत का मतलब होता है किसान, ठीक है, जो किसान होते हैं जो खेती करते हैं उनको रायत कहा जाता है. तो उस समय 1875 में ड्यू टू दी प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेज वहां के जो किसान थे उन्होंने बेसिकली एक प्रकार का रायट किया था, रिबिलियन कर दिया था. तो वो रिबिलियन करने के बाद, वो रायट होने के बाद, जब किसानों के द्वारा जो क्या नाम है रायट्स हुए थे, तो एक रिपोर्ट बनाई गई थी जिसको कहते हैं द डेक्कन कमीशन रिपोर्ट. उस कमीशन रिपोर्ट के बेसिस पे ये डिस्कशन किया गया है. सो व्हाट दिस चैप्टर बेसिकली डज इज दैट कि ये चैप्टर इन 3 अलग अलग इवेंट्स को, 3 अलग अलग समय के बारे में डिस्कस करता है कि बंगाल के जमींदारों के साथ ब्रिटिशर्स के क्या रिलेशन थे और वहां पर क्या हुआ करता था, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर रही थी, हाउ इट वाज फंक्शनिंग. सिमिलरली राजमहल हिल्स और संथल्स का ब्रिटिशर्स के साथ क्या रिलेशन था एंड व्हाट दे वर डूइंग ओवर देयर. एंड द थर्ड वन इज दैट कि डेक्कन के रायट्स जो हैं. अब देखो ये दोनों वर्ड बड़े बड़े मतलब इसे सरप्राइजिंगली वेरी सिमिलर साउंडिंग. एक तो ये होता है रायट, ये इसका मतलब है किसान, ठीक है, रायट्स का मतलब होता है किसान. और दूसरा है रायट्स ने रायट कर दिए थे, यानी कि दंगे कर दिए थे. ठीक है, तो ये दोनों के दोनों बड़े कॉमन, एकदम सिमिलर, सेम से वर्ड है.
ठीक है, तो ये दोनों की मैंने समरी बना दी है, एंड ये समरी आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, एंड देन बियॉन्ड दैट देन यू नॉट नीड टू डू एनीथिंग एल्स ऑन इट। और इसके अंदर जो इस चैप्टर के अंदर जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो मैंने और ज़्यादा एक्सप्लेन कर ही दी है, अभी आप पढ़ेंगे तो मेरे साथ पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, गेट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I'll just give you a very short version of the story, the बंगाल एंड द जमींदार्स। देखिए, एक कहानी अगर आपको हल्की सी पता होनी चाहिए कि ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कैसे करना स्टार्ट किए थे। द शॉर्टेस्ट वर्जन ऑफ द स्टोरी इज दैट कि ब्रिटिशर्स की एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। देवर ट्रेडर्स, ये भारत के अंदर आए थे ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन 16वीं और 17वीं शताब्दी का सिस्टम इस प्रकार से था कि इवन दो देवर ट्रेडर्स, ये अपनी एक आर्मी मेंटेन करके रखते थे। और स्लोली स्लोली आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब की डेथ के बाद जो मुगल एम्पायर था वो धीरे धीरे वीक होने लगा। जब वो वीक होने लगा तो आफ्टर 1700s, 1700 के साल के बाद, जो 1700s के बाद था, धीरे धीरे जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये ब्रिटिश के ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो दिस प्रोसेस जो था, जो मतलब उसके अंदर जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आई थी कि ब्रिटिश रूल जब जो स्टार्ट हुआ था, दैट स्टार्टेड इन 1760s। कुछ हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि 1760 के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी को बेसिकली रूल करने का अधिकार मिल गया बंगाल में। ठीक है, और जब वो बंगाल में रूल करने का अधिकार मिल गया, उनको वहां से रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मिल गया, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने स्टार्ट कर दिए कि बंगाल से किस प्रकार से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। नाउ ड्यूरिंग दिस वाज द सिचुएशन, तो ये बंगाल से जब रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, सो दे यूज्ड टू डील विद द जमींदार्स। और इन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसको कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। सिस्टम ये था कि ये किसी एक गांव को चुनते थे, अपना असेसमेंट देते थे कि इसका कितना रेवेन्यू होना चाहिए, और उसका रेवेन्यू फिक्स कर देते थे कि अब ये इतना रेवेन्यू एक साल में आएगा, परमानेंट फिक्स्ड है। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब एक बारी में परमानेंट फिक्स्ड, ऐसा नहीं अगले साल चेंज होगा, उसके अगले साल चेंज होगा, इट्स फिक्स्ड परमानेंटली एट वन गो। और उसके बाद एक किसी जमींदार को अपॉइंट करते थे कि वो जमींदार जो है उस पूरे के पूरे गांव का जितना भी रेवेन्यू है वो कलेक्ट करे, जो हमने डिसाइड किया हुआ उतना हमें दे दे, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बचता है तो वो उसको अपनी फीस और अपनी इनकम के तौर पर रख सकता था। तो ये जो जमींदार हुआ करते थे ड्यूरिंग दिस सिस्टम, बड़े सारे से धीरे धीरे रेवेन्यू पेमेंट्स के ऊपर डिफॉल्ट करते रहते थे। क्या रीजन था? एक तो जो ये परमानेंट सेटलमेंट का जो रेवेन्यू था ये बहुत ज्यादा हाई सेटअप था। ठीक है, देयर वर हाई रेट्स, एग्रीकल्चर डिक्लाइन कर रही थी, और जो गवर्नमेंट थी उनकी पॉलिसीज जो थी वो थोड़ी इनफ्लेक्सिबल थी। एज इनकी फिक्स था कि इस दिन रेवेन्यू देना है, नहीं दिया तो बेसिकली हम आपकी पूरी की पूरी जमीन को जब्त कर लेंगे। नाउ इसके बावजूद भी जमींदार जो थे वो कुछ ना कुछ ट्रिकरी करते रहते थे और जमीन को अपने कंट्रोल में रखा करते थे। सो ये जो समय था 1760s के बाद से लेके 1850s तक का, ये ब्रिटिशर्स और बंगाल के जमींदारों के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, वेयर दीज जमींदार्स बिकेम टू पावरफुल, टू रिच ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स। एंड ओवर द पीरियड ऑफ द नेक्स्ट 200 ईयर्स ये जो जमींदार थे ये हमेशा ब्रिटिशर्स को इसी वजह से सपोर्ट भी करते रहते थे। लेकिन ये इतनी सिंपल रिलेशनशिप नहीं थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई और जमींदार एक बेसिकली रिच होता गया। उसके बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन चलता रहता था। इसी के साथ साथ देयर वर समवन हु वर कॉल्ड एज द जोतेदार। जोतेदार मतलब कि जो वो खेत को जोता है। नाउ द वर्ड जोतेदार, जैसे जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होता है, यानी कि बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में और 1750 से 1850 के बीच में, जोतेदार उनको कहते हैं जो गांव का सबसे अमीर किसान होता था, जो सबसे रिच पेजेंट्स होता था। ये इनको भी पावर मिल गई, और जैसे जैसे ये पावरफुल होने लगे तो जो जमींदार जो लोग होते थे वो थोड़े से कमजोर होते गए। ये वाला रिलेशन है। अब जो ये जमींदारी की, बंगाल की जमींदारी और ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी, और जो ये परमानेंट सेटलमेंट नाम की रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी थी, इसका जिक्र किया गया है 1813 की एक रिपोर्ट में जिसको फिफ्थ रिपोर्ट कहा जाता है। सो दिस फर्स्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर बेसिकली डिस्क्राइब्स दीज इवेंट्स थ्रू द लेंस ऑफ दैट फिफ्थ रिपोर्ट। सिंपल सी बात है। अब अगर आपसे कोई प्रीलिम्स में पूछे कि फिफ्थ रिपोर्ट क्या होती है, यू शैल एक्चुअली बी एबल टू टेल इट कंसाइसली। सिमिलरली उसके बाद एक दूसरा सेक्शन, फिर इसको ये यहां पे छोड़ देते हैं, एंड एक सेकंड सेक्शन पे जंप करते हैं जहां पर पहाड़ियां और संथाल्स के बारे में बात किया जाता है राजमहल हिल्स में। नाउ ब्रिटिशर्स वांटेड कि ऐसी एग्रीकल्चर हो जो कि फिक्स्ड हो, ताकि वो उसको कंट्रोल कर सके, सो दैट दे कैन कलेक्ट द रेवेन्यू ऑल्सो। नाउ टू डू दिस इन्होंने क्या किया कि जो पहाड़ियां पहाड़ियां वो लोग होते हैं जो कि बेसिकली क्या कहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। वेल, काइंड ऑफ द नेम एक्चुअली सस्टेन्स। लेकिन ये करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेटर, मतलब कि जो एग्रीकल्चर है वो एक जगह पर करते हैं, फिर अगले साल बेसिकली कहीं और जगह पर, फिर अगले साल कहीं और, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। अब ये ब्रिटिशर्स के इकोनॉमिक सिस्टम में सेट नहीं होती थी, तो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने राजमहल हिल्स में रहने वाले पहाड़ियों के साथ पहले डील करने की कोशिश की, एंड दे वांटेड कि ये सब के सब जो पहाड़ी लोग हैं ये बेसिकली एक प्रकार से फिक्स्ड एग्रीकल्चर कर सके।
उनके बीच में बेसिकली इसी वजह से दंगे होते थे या फिर बेसिकली लड़ाइयाँ होती रहती थी और ब्रिटिशर्स उसको अपनी आर्मी को यूज़ करके सप्रेस करते रहते थे। ब्रिटिशर्स ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला कि राजमहल हिल्स में इन्होंने संथाल्स को इस्टेब्लिश कर दिया। इन्होंने एक जमीन का हिस्सा लिया और वहां पर बेसिकली संथाल्स को बसाने की कोशिश करी गई। तो यहाँ पे संथाल्स जब वहां पर सेटल करने लगे और वहां पर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की बजाय फिक्स्ड एग्रीकल्चर करने लगे तो ये काम लगा। तो इनके लिए ब्रिटिशर्स ने संथाल लोगों के लिए दामिनकोह नाम की एक जगह थी जो कि बेसिकली पूरी की पूरी इनके लिए गई। तो जो ये पहाड़ी लोग थे ये और ज्यादा ट्राइबल एरियाज में मतलब कि पहाड़ियों के ऊपर चले गए और जो प्लेन और जो पहाड़ी के बीच का जो रास्ता है दामन अको मतलब कि द एज ऑफ द हिल्स, राइट, वहां पर संथल लोग रहने लग गए। नाउ संथाल स्टार्टिंग में तो ठीक था लेकिन उसके बावजूद भी फिर संथाल रिबिलियन भी हुआ है। तो जो संथाल लोग थे इन्होंने भी बेसिकली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिबिलियन किया था 1855 से 1856 के दौरान। ये दूसरी वाली कहानी है। और फिर एक उसके बाद लास्ट में आता है डेक्कन रायट। ये बेसिकली दक्षिण महाराष्ट्र में, यहां पर बंगाल की तरह परमानेंट सेटलमेंट वाला सिस्टम ना लग के ब्रिटिशर्स ने एक नया सिस्टम अपनाया जिसको रायतवारी सिस्टम कहते हैं। रायतवारी सिस्टम का मतलब है कि डायरेक्टली जो किसान है उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। सो देयर इज अ वेरी जस्ट माइनर सिंपल डिफरेंस। बंगाल का जो एरिया था वहां पे ब्रिटिशर्स परमानेंट सेटलमेंट करते थे, यानी कि एक जमींदार को अपॉइंट कर दिया जाता था और वो पूरे के पूरे गांव का या फिर 10-15 गांवों का रेवेन्यू कलेक्ट करके एक फिक्स्ड सम बेसिकली ब्रिटिशर्स को दे दिया करता था। उसके बाद जो भी उसकी इनकम बचती थी, जो एक्स्ट्रा वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, वो जमींदार का हो जाता था, विच बेसिकली मेक्स हिम अ लॉट ऑफ, उसको पावरफुल बना देता था। लेकिन साउथ में अगर हम आते हैं, दक्षिण की तरफ महाराष्ट्र वाला बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाला जो एरिया था, वहां पे ब्रिटिशर्स ने एक नया सिस्टम अपनाया, रायतवारी। यहाँ पे कोई जमींदार अपॉइंट नहीं किया जाता था, रादर हर एक किसान से अलग डील की जाती थी। ब्रिटिश का एक ऑफिशियल वहां जाता था गांव में, खेत को असेस करता था और उसके बाद एक डिमांड रखता था कि इतना टैक्स दिया जाएगा जो कि डायरेक्टली कलेक्ट किया जाएगा रायत रायत से यानी कि किसान से। नाउ 1860s के समय में कॉटन बूम हुआ। कॉटन बूम का मतलब अ, अगर आपको थोड़ी सी वर्ल्ड हिस्ट्री पता है तो ये 1860s का जो समय था, यहां पर अमेरिका में सिविल वॉर चल रही है। ठीक है, अमेरिका के अंदर सिविल वॉर चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की जो नॉर्थ के राज्य हैं, नदर्न स्टेट्स जो हैं, वो वहां की साउथ की स्टेट्स, सदर्न दक्षिण स्टेट से बेसिकली लड़ाई कर रहे थे। तो अमेरिका के ही लोग अमेरिका के लोगों से लड़ रहे थे। नॉर्थ की आर्मी अलग हो गई थी और साउथ की आर्मी अलग हो गई थी एंड दे यूज्ड टू फाइट विद ईच अदर। इस दौरान अमेरिका में जो भी कॉटन प्रोड्यूस होता था वो बेसिकली डिक्लाइन हो गया। तो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को जितना भी कॉटन चाहिए होता था वो सारा का सारा जाने लगा भारत के दक्षिण से। सो जब 1860 में जब यूएसए की सिविल वॉर स्टार्ट हुई तो ब्रिटेन के अंदर जितना भी कॉटन जाता था वो भारत से जाने लगा। भारत से जाने लगा तो बेसिकली दिस विल लीड टू द राइज इन द प्राइस, डिमांड ज्यादा बढ़ गई। तो जितने भी दक्षिण के जो भी रायत से किसान थे वो सबके सब कॉटन उगाने लगे। नाउ आफ्टर द सिविल वॉर गॉट ओवर इन 1865, जो यूएसए की इंडस्ट्रीज थी वो वापस राइज होगी, वहां से कॉटन दोबारा से आने लगा। तो भारत के जो कॉटन प्राइसेस थे वो बेसिकली कम हो गए, जिसकी वजह से फाइनली 1875 में जो किसान थे पिछले 5-6 सालों से उनका जितनी भी फसल थी वो कम बिकने लगी, उनके प्राइसेस गिर गए, वो और ज़्यादा डेट में आ गए, जिसकी वजह से वहाँ के किसानों ने, पुणे के किसानों ने, महाराष्ट्र के किसानों ने बेसिकली जो वहाँ के मनी लेंडर्स थे उनके अगेंस्ट एक रायट कर दिया विच इज कॉल्ड एज द डेक्कन रायट्स 1875। ना उसको स्टडी करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक डेक्कन रायट्स कमीशन बनाया था जिसने बेसिकली एक रिपोर्ट दी जिसके बेसिस पे ये थर्ड वाला सेक्शन इसके अंदर डिस्कस्ड है। सो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये डिस्कस करता है कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश रूल था उन्होंने जो हमारा ग्रामीण सोसाइटी थी उसको कैसे कैसे चेंज किया। नए लैंड कंट्रोल के सिस्टम आए, नए रेवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम आए, किस प्रकार का लीगल मैकेनिज्म उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। और ये सब कुछ ये प्राइमरली हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो कि ब्रिटिशर्स की क्या नाम है रिपोर्ट्स हैं उनसे स्टडी करके करते हैं, बट विद ऑब्वियसली हिंट किया जितनी भी ब्रिटिशर्स की जो रिपोर्ट्स होंगी ऑब्वियसली उनमें ब्रिटिशर्स का बायस भी होगा, तो उनको एनालाइज करते वक्त हमें थोड़ा सा और उनको क्रिटिकली इंटरप्रेट करना चाहिए। बस इतनी छोटी सी बात है। सो एक पेजेंट्स और एक ट्राइबल, ये संथाल्स वाला जो सेक्शन है ये क्या नाम है ट्राइबल्स से रिलेटेड है, और जो बंगाल का और जो डेक्कन का जो सेक्शन है वो बेसिकली किसानों से, पेजेंट से रिलेटेड है। तो ये डिस्कस करता है ये वाला चैप्टर, मतलब कि काफी सरल है इन केस यू से। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रीड दिस चैप्टर, लेट्स ओपन द बुक विद यू। ठीक है, तो ये चैप्टर एज इन दिस सेज कि दिस विल ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस कि कॉलोनियल रूल होता क्या था, बंगाल के जमींदार, राजमहल हिल्स जहां पे पहाड़ियां और संथल रहते थे, और उसके बाद
डेक्कन। तो मतलब कि टोटल 3 एरियाज डिस्कस्ड हैं। एक तो 1700 1800s का बंगाल, 1800s का राजमहल हिल यानी कि झारखंड उड़ीसा वाला एरिया, और वहाँ का जो डेक्कन है दक्षिण यानी कि महाराष्ट्र का इंटरनल एरिया, मतलब कि वेस्टर्न घाट्स के जो लेफ्ट में होता है, ये मुंबई वाला कोस्टल एरिया, उसके बारे में बात नहीं हो रही है, बट वेस्टर्न घाट्स के राइट हैंड साइड वाला एरिया जो कि दक्षिण में है, लेकिन दक्षिण में है ईस्ट में। आई होप आई डेंट गेट यू कंफ्यूज। बेसिकली अगर आप इंडिया के मैप को इमेजिन करोगे तो जो वेस्टर्न घाट्स है उनके लेफ्ट में कोस्टल एरियाज है और उनके राइट में इंटीरियर एरियाज है। तो जो डेक्कन है वो इंटीरियर एरियाज को कहा जाता है, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन हियर इज दिस, सी यू विल लुक कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी established its Raj in the countryside. मतलब it basically means कि ईस्ट इंडिया कंपनी started ruling the Indian countryside and अपनी रेवेन्यू पॉलिसीज उन्होंने इंट्रोड्यूस की, जिसके किस प्रकार से हिस्टोरिकल चेंजेस हुए एंड हाउ इट्स ट्रांसफॉर्म द इंडियन सोसाइटी। नाउ जो भी लॉज ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस करती थी, ऑब्वियसली दे वुड हैव स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंसेस। कौन अमीर बनेगा, कौन गरीब हो जाएगा, किसको लैंड मिलेगी, किसको लैंड लूज करेगा, अगर पेजेंट्स जो होंगे अगर उनको पैसे की या क्रेडिट की जरूरत होगी तो हु विल दे गो टू। नाउ पीपल वर नॉट ओनली सब्जेक्ट टू द वर्किंग ऑफ द लॉ। ऐसा नहीं था कि लोग सिर्फ और सिर्फ लॉ को फॉलो ही करते रहते हैं, जरूरत पड़ने पर उसको रेजिस्ट भी किया जाता है जब भी किसी को फील होता है कि उसके साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। एंड पीपल डिफाइंड द वे इन विच लॉज ऑपरेटेड देयर बाय मॉडिफाइंग देयर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। नाउ टू बी ऑनेस्ट, इफ यूर किसी भी चीज को पढ़ते वक्त हमें या तो उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए या फिर उसमें प्रिटेंड इंटरेस्ट होना चाहिए। द स्पेशलिटी अबाउट द यूपीएससी इज दैट यू हैव टू स्टडी मोर देन 20 सब्जेक्ट्स by very logic of its own. You cannot love 20 subjects, you cannot be interested in learning about 20 subjects. However, one important advice from my side to you is that at least pretend that you are actually enjoying it. तो हिस्ट्री को याद करने का एक ही तरीका है कि यू शैल बी एक्चुअली प्रिटेंडिंग कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच इंटरेस्टिंग, एंड टू बी ऑनेस्ट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो जब भी आप किताब को पढ़ो तो ऑल दीज इमेजेस यू शुड पॉज एट देम फॉर अ मोमेंट। देखना चाहिए कि क्या चल रहा है यहाँ पर। कॉटन बीइंग कैरिड फ्रॉम द विलेज टू द मंडी, लंदन न्यूज 1861 की ये बेसिकली एक पिक्चर है। मतलब कि लंदन न्यूज समझो 150 साल पुराने न्यूज़पेपर में से बेसिकली किसी ने ये फोटो निकाल के यहाँ पे डाली है। लुक एट द रिसर्च दे हैव डन। So let's go to the first section of this chapter, which is discussing about the Bengal and the जमींदार्स। अब सिंपल बात है, जो ब्रिटिश रूल था इट स्टार्टेड इन बंगाल। ओके, नाउ देयर इज अ लिटिल बिट हिस्ट्री अबाउट इट। 1757 से लेके 1764 के बीच में ब्रिटिशर्स की जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये बंगाल के अंदर 2 वॉर जीती थी, विच इज कॉल्ड एज द बैटल ऑफ द प्लासी, द फर्स्ट वन, द सेकंड वन इज द बैटल ऑफ द बक्सर। ये दोनों की दोनों वॉर जीतने के बाद ब्रिटिशर्स को राइट मिल गया था बंगाल का रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स द ब्रिटिश रूल बेसिकली स्टार्टेड। नाउ जितने भी रूरल सोसाइटी थी, जब ब्रिटिशर्स वहां पर रूल करने लगे तो उसको उन्होंने रीऑर्डर करना स्टार्ट कर दिया और दे एस्टैब्लिश्ड अ न्यू रिजीम ऑफ लैंड राइट्स और एक न्यू रेवेन्यू सिस्टम। नाउ इससे पहले मुगल्स वहां पर बंगाल पर रूल किया करते थे थ्रू ए नवाब, एक प्रकार से अपने राज्य का जो गवर्नर था। अब जब ब्रिटिशर्स के हाथ में कंट्रोल आया तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ न्यू फॉरेन डिफरेंट पावर, दे विल एक्चुअली स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग सर्टेन चेंजेस। नाउ यहाँ पे एक एनसीईआरटी का स्टाइल है, तो एक एन ऑक्शन इन बुर्दवान एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसके लेंस से आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर 1770 में, 1780 में, 1790 में बंगाल में ब्रिटिशर्स कर क्या रहे थे। सो लेट्स सी कि ये हिस्टोरिकल इंसिडेंट क्या था। 1797 में बेसिकली एक ऑक्शन लग रही थी बुर्दवान में, यानी कि बर्धमन जिसको अभी कहते हैं। काफी बड़ा पब्लिक इवेंट था। बड़े सारे से महल थे विच वॉज हेल्ड बाय द राजा ऑफ बर्दवान, इनको सोल्ड किया जा रहा था, ठीक है। तो बहुत सारा सा जो एस्टेट जो होती है, पूरी की पूरी जो जायदाद और जो प्रॉपर्टी होती है, उसको एक ऑक्शन में सोल्ड किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा। नाउ इमेजिन इट, 1793 में ब्रिटिशर्स ने परमानेंट सेटलमेंट नाम की एक पॉलिसी एस्टैब्लिश की थी। परमानेंट सेटलमेंट का सिंपल पर्पस था कि एक गांव या एक पूरा का पूरा एरिया किसी एक राजा को या जमींदारों को, जैसे कि राजा का मतलब जो है वो जमींदारों को कह रहे हैं यहाँ पे किंग वाला अकबर या औरंगजेब वाला किंग नहीं है, यहाँ पर जमींदारों को राजा कह रहे हैं, राजा साहब जो होते हैं। सो परमानेंट सेटलमेंट के तहत किसी एक जमींदार को एक एरिया ऑफ लैंड दिया जाता था और उसको राइट मिलते थे वहां से रेवेन्यू कलेक्शन के। और अगर वो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करके दे पाता था,
एग्जैक्ट डेट से पहले पहले नहीं दे पाता था, तो उसकी जितनी भी वो एस्टेट होती थी उसको बेसिकली ब्रिटिशर्स ऑक्शन कर देते थे किसी और आदमी को जो कि वो जिम्मा ले सकता था। सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेवेन्यू फिक्स किया गया था, हर एक जमींदार जो पे करे, और जो भी नहीं पे कर पाता, हुएवर यूज्ड टू फेल टू पे, उसके एस्टेट को ऑक्शन कर दिया जाता था रेवेन्यू को रिकवर करने के लिए। नाउ ये वाला जो राजा है, राजा ऑफ बर्दवान, इसके काफी सारे से डेट हो गया था, मतलब इसने काफी दिनों से रेवेन्यू पे नहीं किया था, तो इसकी ऑक्शन कर दिया गया। तो वहां पर बहुत सारे से ऑक्शन पर परचेजर आ गए, बट कलेक्टर जो था, कलेक्टर एज इन की ईस्ट इंडिया कंपनी का, जैसे कि आज जब भी आप आईएएस बन जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ना, ऑलमोस्ट उसी का प्रीकर्सर है ये। सून डिस्कवर्ड अ स्ट्रेंज ट्विस्ट टू द टेल। जिन भी लोगों ने वो लैंड उस ऑक्शन में परचेज की, बाद में पता चला कि वो सब के सब राजा के ही, उस जमींदार के ही एजेंट थे। ओवर 95% सेल एट द ऑक्शन वाज फिक्टिशियस। मतलब कि 95% से भी ज्यादा जो सेल थी वो बेसिकली राजा के ही बाशिंदों ने, राजा के ही जो सर्वेंट्स थे उन्होंने खरीद ली थी। राजाज एस्टेट पब्लिकली तो सोलो बिक गई थी, लेकिन लास्ट में जाके पता चले जो जमींदारी अभी भी उसी के कंट्रोल में थी। नाउ सवाल ये है कि पहले तो राजा रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो ऑक्शन में दोबारा से जमीन को कैसे खरीद रहा है? परचेजर राजा के ही लोग हैं। व्हाट डज द स्टोरी टेल अस, जो कि उस समय ईस्टर्न इंडिया के उसमें हो रहा था। यहां पे देखो ध्यान से, ये बुर्दवान राजा का सिटी पैलेस है, डायमंड हार्बर रोड, कलकत्ता में। बड़े सारे से रिच जमींदार थे, और यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे, पूरा का पूरा महल बना हुआ है, और वो भी ब्रिटिशर्स के आर्किटेक्चर में। नाउ दीज आर दी कॉर्निथियन कॉलम्स। आप जब भी कभी यूपीएससी पढ़ो, यूपीएससी की क्या नाम है, कोई भी सोर्सेज को पढ़ो, दिस इज दी थिंग्स विच यू नीड टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट टेक्स्ट। ये प्रकार के, ये जो स्पेसिफिक खंबे होते हैं, स्तंभ होते हैं घरों पे जो लगते हैं, इनको कॉर्निथियन कॉलम्स कहते हैं। नाउ हाउ डज यूपीएससी पिक आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन? यूपीएससी का जो एग्जामिनर है वो कहीं पर इस किताब को किसी दिन खोलेगा, एंड ही इमीडिएटली फाइंड कि ये छोटी सी चीज यहां पर लिखी हुई है, इसके बारे में कोई और डिटेल दी नहीं हुई है, लेट्स गो एंड गेट इट। ये जो कॉर्निथियन कॉलम्स है, इसमें भारत के जो जमींदार है वो बेसिकली घर बना के बैठे हुए थे बड़े बड़ी जमीनों पे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, पहले पहले इसको पूरा समझते हैं। द एस्टेट्स ऑफ द बुर्दवान राज सिर्फ ये नहीं बिकी थी, कम से कम नहीं तो 75% जो जमींदारी की जमीन थी उसको बेसिकली परमानेंट सेटलमेंट के बाद बदल दिया गया था। सो जब 1770s में ब्रिटिशर्स वहां पे रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे, सो दे स्टार्टेड रीअरेंजिंग दी लोकल रूरल सिस्टम, लैंड का सिस्टम और रेवेन्यू का सिस्टम। 1793 में उनके दिमाग में उन्होंने एक पॉलिसी बनाई विच इज कॉल्ड एज द परमानेंट सेटलमेंट। ये परमानेंट सेटलमेंट बेसिकली पिछले 20 साल की प्रॉब्लम्स का एक प्रकार का सॉल्यूशन था। दे फिगर्ड आउट कि जो रूरल इकोनॉमी है बंगाल में वो क्राइसिस में है, वहां पर फेमिन्स होते रहते हैं, एग्रीकल्चर आउटपुट डिक्लाइन होते जा रहा है। सो द थिंग इज दैट कि एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड द रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट, इनको तभी डेवलप किया जा सकता है जब वहां पे एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट हो। उसको करने के लिए इन्होंने सिंपल सिस्टम लगाया कि वहां पे राइट्स, प्रॉपर्टी के राइट्स को सिक्योर कर लेते हैं और परमानेंटली फिक्स कर देते हैं रेट्स ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। दिस वाज द सॉल्यूशन फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, कि अगर एक बार रेवेन्यू परमानेंटली फिक्स हो गया, सो एवरीबडी विल वर्क फॉर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर। अगर रेवेन्यू डिमांड परमानेंटली फिक्स्ड है तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ, एक तो कंपनी की जो इनकम है वो परमानेंट हो जाएगी, राइट, रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम, उनको हमेशा पता रहेगा कि यार इतने पैसे तो आएंगे, प्रिडिक्टेबल इनकम हो जाएगी। और एंटरप्रेन्योर्स श्योरली अपना प्रॉफिट कमाने के लिए फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि कोई अनसर्टेनिटी नहीं बची ना कि अगले साल रेवेन्यू बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। सो फिक्स हो जाएगा सब कुछ। नाउ सिंस द स्टेट वुड नॉट साइफन इट ऑफ बाय इंक्रीजिंग इट्स क्लेम, तो जो भी एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, जो भी किसान हैं, जो भी बेसिकली जमींदार हैं, दे वुड एक्चुअली नॉट बी वरिंग अबाउट इट। द प्रोसेस ऑफिशियल्स होप वुड लीड टू एन इमरजेंस ऑफ अ क्लास ऑफ द yeomen फार्मर्स एंड द रिच लैंड ओनर्स, जो कि बेसिकली एग्रीकल्चर को इंप्रूव करेंगे। नर्चर्ड बाय द ब्रिटिश, दिस क्लास वुड ऑल्सो बी लॉयल टू द कंपनी। दिस वॉज द आइडिया दे वर एक्चुअली प्लानिंग, कि बंगाल के अंदर परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फॉर द टू रीजन दैट इट वुड एक्चुअली लीड टू दी मोर इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर। वाई? एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इनकम है वो फिक्स हो जाएगी, रेगुलर इनकम हो जाएगी। सेकेंड, जो एग्रीकल्चरिस्ट होंगे, जो जमींदार होंगे, जो किसान होंगे, दे वुड ऑल्सो बी सिक्योर्ड कि रैंडमली कहीं से भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू की कोई डिमांड नहीं आएंगे। सो दे शुड कंटिन्यू कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन इट, तो जितना वो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उनको और ज्यादा सरप्लस बचता जाएगा। द प्रॉब्लम हाउएवर, ऑब्वियसली जो ब्रिटिशर्स मिस कर गए वो ये थी कि आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन आदमी एग्रीकल्चर को इंप्रूव करेगा और किससे वो फिक्स रेवेन्यू लिया जाए। सो देयर वाज ऑब्वियसली अ डिबेट अमंग्स द कंपनी ऑफिशियल्स। सो फाइनली परमानेंट सेटलमेंट की गई राजा और तालुकदार से बंगाल के। ठीक है, सो दीज आर दी टू वर्ड्स, कौन कौन से? एक तो जमींदार, जिनको राजाज भी कहा जा रहा है, और दूसरा है तालुकदार। तालुकदार का मतलब होता है द पीपल हु हैव हाई कनेक्शन,
ये दिस इज ये उसी वर्ड से आता है उर्दू के, आपके क्या ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात है ना, ताल्लुक आप किससे क्या कनेक्शन रखते हैं, वही ताल्लुकदार। सो अब इनको क्या किया गया, ये जितने भी वहां के लोकल राजाज लोकल ताल्लुकदार थे, इनको क्लासिफाई कर दिया गया एज ए जमींदार्स। अब ये जमींदार लैंड को ओन नहीं करते थे एट दैट टाइम, इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था कि इस पूरे गांव की सारी जमीन का आप रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए किसानों से एंड जस्ट गिव अस दैट फिक्स्ड अमाउंट। सो दे हैड टू पे द रेवेन्यू डिमांड दैट वाज फिक्स्ड इन द परपेचुइटी, परमानेंटली एक बार फिक्स कर दिया इन्होंने, कर ही दिया। तो जमींदार वॉज नॉट अ लैंड ओनर बट एक रेवेन्यू कलेक्टर था ऑफ द स्टेट। सो इमेजिन दिस सिस्टम बीइंग क्रिएटेड कि ब्रिटिशर्स हैं, दे हैव द ऑफिशियल लीगल पावर, ये अपना एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय बनाते हैं एक जमींदार को। नाउ दैट जमींदार इज द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट। इसका काम क्या है कि किसी गांव जाएगा और वहां का सारा रेवेन्यू कलेक्ट कर देगा, ए डिमांड विच हैज बीन सेट बाय द ब्रिटिश। और वो रेवेन्यू कलेक्ट अगर ज्यादा कर लेता है तो वो उसकी इनकम और उसकी फीस के तौर पे वो अपने पास रख सकता है। तो जमींदार इनके अगेंस्ट भाई, इनके नीचे 400 गांव आया करते थे। सो इन कंपनी कैलकुलेशंस द विलेजेस विद इन वन जमींदारी फॉर्म्ड वन रेवेन्यू एस्टेट। तो पूरा का पूरा गांव का जितनी भी जमीन थी एक आदमी के अंदर आ गई, तो एक रेवेन्यू कलेक्शन यूनिट हो गई। कंपनी ने टोटल डिमांड पूरी की पूरी एंटायर एस्टेट की फिक्स कर देते थे और उसके बाद जमींदार को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता था। जमींदार रेंट कलेक्ट करता था और उसके बाद वो रेवेन्यू जो है वो कंपनी को पे कर देता था। एनीथिंग उसके पास जो बचा वो उसकी इनकम थी। द आइडिया वॉज सिंपल कि ये जो जमींदार हैं ये कंपनी को रेगुलरली पे करते रहेंगे। बट देयर वाज अ रूल ऑल्सो, अगर जमींदार रेगुलर पे नहीं करते थे, वेल देन हिज स्टेट वुड बी ऑक्शन। तो वो जमींदार से बेसिकली उसकी पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी काइंड ऑफ जायदाद है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली उनसे ले लिया जाता था और उसका एक ऑक्शन लग जाता था कि क्या कोई और आदमी है, इतना परमानेंट रेवेन्यू है, वो बेसिकली कलेक्ट करके हमें दे देगा। और अगर कोई इस बात पे ऊपर अग्री हो जाता था एंड दैट ऑक्शन में विन हो जाता था, तो वो उसको दे दी जाती थी। बट दिस एज अ वेरी वेरी मेजर फ्लॉ, रिमेंबर इट। कैसे? पहले तो सबसे पहले कि जमींदारों को इतना अच्छा काम मिला हुआ है कि भाई 400 गांवों का रेवेन्यू कलेक्ट करो, अंग्रेजों को दे दो और जितना ज्यादा कलेक्ट हो जाए उतना बेसिकली तुम्हारी इनकम बन जाएगी। देन व्हाई जमींदार्स वुड एक्चुअली डिफॉल्ट ऑन द पेमेंट? द फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फिक्स रेवेन्यू सिस्टम जमींदारों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए था। उनकी जो इन्वेस्टमेंट होगी उसके ऊपर उनको रिटर्न मिला करेगा और उनकी जो जमीन जायदाद होगी, एस्टेट जो होगी, वो इंप्रूव हो जाएगी। नाउ स्टार्टिंग में ही जमींदार जो थे वो रेवेन्यू डिमांड को पे करने लग गए, नहीं करे मतलब उन्होंने, दे वर फेलिंग टू पे द रेवेन्यू, और जो बैलेंसेस थे वो बढ़ते गए। सबसे पहले क्या रीजन था? फर्स्ट रीजन वाज दैट कि परमानेंट सेटलमेंट के अंदर जो इनिशियल डिमांड रखी गई, तो क्योंकि वो परमानेंट रखी जाने वाली थी, तो जो ब्रिटिशर्स के सर्वेयर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा हाई कर दी। एक तो काफी ज्यादा हाई डिमांड रख दी, ठीक है, क्योंकि डिमांड को परमानेंटली फिक्स करना था, तो कंपनी वुड बी नेवर बी एबल टू क्लेम शेड इंक्रीज। अब अगर कोई चीज जिसको आप सपोज कीजिए कि आप अपना एक घर रेंट पे दे रहे हो एंड यू आर लाइक कि ये परमानेंटली इसी रेंट पे मिलेगा, तो तुम पहले दिन ही उसको थोड़ा सा ज्यादा आंकने की कोशिश करोगे कि अरे नहीं नहीं, हाँ भाई 50,000 नहीं, ये तो परमानेंटली 50,000 तो नहीं होना, ये तो इसको पहले से ही 1 लाख करके दे दो। सो वो इनकम एक तो ज्यादा हो गई, तो ये जो एंटिसिपेटेड लॉस था कि क्या पता फ्यूचर में इनकम बढ़ जाए और फिर तो हम चेंज ही नहीं कर पाएंगे, वी आर डूइंग इट परमानेंटली। सो दे इनिशियली kept very high revenue demand. Company pegged the revenue डिमांड हाई, आर्ग्यूइंग कि जमींदार उसका बर्डन जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएगा। पहले साल में तो ज्यादा दे रहा है, फिर अगले साल और कम हो जाएगा, अगले साल भी प्रोडक्शन बढ़ती रहेगी, 10 साल के बाद तो भाई इनके ऊपर कोई बर्डन ही नहीं रहेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ेगी। ये वाली थ्योरी थी। द सेकंड, दिस हाई डिमांड वाज इम्पोज्ड इन 1790s। ये इत्तेफाक की बात है कि उस समय जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी वो डाउन जा रही थी, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द रायट्स टू पे देयर ड्यूज टू द जमींदार। तो जमींदार को किसान भी बेसिकली जो वहां के रायत हुआ करते थे वो भी पेमेंट नहीं कर पाए। अगर जमींदार रेंट नहीं कर कलेक्ट कर पाएगा तो फिर कंपनी को कहां से दे देगा? एंड थर्ड, द रेवेन्यू वाज इनवेरिएबल, रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट इट हैज टू बी पेड पंक्चुअली। नाउ दिस वाज द प्रॉब्लम, इट वाज अ परमानेंट सेटलमेंट। इट डिडंट मैटर अगर पूरी की पूरी जो फसल है वो पूरे के पूरे साल में खराब हो गई है, अकाल पड़ गया है, परमानेंट सेटलमेंट है, जो रेवेन्यू एक बार डिसाइड किया गया था वो रेवेन्यू आपको देना ही देना पड़ेगा। सो देयर वाज अ लॉ विच इज कॉल्ड एज द सनसेट लॉ। सनसेट यानी कि सूर्यास्त वाला। तो एक डे फिक्स होता था, सूरज ढलने से पहले पहले, सूर्यास्त होने से पहले, उस डे से पहले पहले रेवेन्यू आपको जाके पूरा का पूरा जमा करा देना पड़ता था जिलाधीश के पास। और अगर वो सनसेट से पहले पहले रेवेन्यू नहीं आप जमा करा पाते हैं, वेल देन योर एस्टेट वुड एक्चुअली बी ऑक्शन। सो इफ द पेमेंट डिडंट कम बाय द सनसेट ऑफ दैट स्पेसिफाइड डेट, तो जमींदारी जो थी उसको ऑक्शन कर दिया जाता था। एंड फोर्थ, द परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ द जमींदार टू कलेक्ट रेंट एंड रायत एंड मैनेज हिज जमींदारी। तो परमानेंट सेटलमेंट एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट था, तो जमींदारों के पास बहुत फंडामेंटल पावर भी नहीं दी गई। नाउ कंपनी ने जमींदारों को इंपॉर्टेंट तो मान लिया था कि ये लोग करेक्ट करके देंगे रेवेन्यू, बट उनको ना कंट्रोल मिला था ना वो रेगुलेट कर सकते थे। वो भी चाहते थे कि भाई इनकी अथॉरिटी कंट्रोल में रहनी चाहिए, ऑटोनॉमी नहीं मिलनी चाहिए इनको। तो जो जमींदार अपने
ट्रूप्स रखा करते थे उनको डिसबैंड कर दिया गया। जो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के जो जनरल कस्टम ड्यूटीज थी उनको सबको अबॉलिश कर दिया गया। जमींदार जो ये लोग मुगल्स के समय में अपनी अपनी एक लोकल कचहरी चलाया करते थे, लोकल कोर्ट्स जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम चलाते थे, उन सबको हटा दिया एंड दे वर ऑल ब्रॉट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ कलेक्टर। तो जमींदारों को एक्चुअली में खुद की पावर चली गई। जब दो परमानेंट सेटलमेंट वाला प्लान अच्छा चल रहा था, जमींदारों के पास पहले ज्यादा ट्रेडिशनल पावर थी ड्यूरिंग द मुगल टाइम्स, ठीक है, दे यूज्ड टू कलेक्ट द रेवेन्यू एंड दे यूज्ड टू आल्सो हैव सम काइंड ऑफ एन अथॉरिटी। बट ब्रिटिशर्स इंटरप्रेटेड द रोल ऑफ दोज जमींदार्स इन अ स्लाइटली डिफरेंट मैनर। एक तो वो उनको सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ बनाना चाहते थे, दैट वाज द फर्स्ट इंटेंशन। सेकंड, उनके पास जो भी पावर्स थी, वो जो अपनी लोकल कुछ ट्रूप्स रखा करते थे या फिर जो वो कुछ लोकल जस्टिस सिस्टम चलाया करते थे, उसको सारा का सारा कलेक्टर के अंदर ला दिया ताकि जमींदारों की जो ऑटोनॉमी है वो खत्म हो जाए। सो ओवर टाइम जो ये कलेक्टरेट है, दिस emerged एज द ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ द अथॉरिटी, सीवियरली रिस्ट्रिक्टिंग व्हाट द जमींदार कुड डू। See, it doesn't matter which system is good or better, but this is the system which we follow right now, right? कि किसी भी गांव में या किसी भी शहर में, डिस्ट्रिक्ट में जो अब लोकल पावरफुल लोग होते हैं या लोकल लोग जो प्रॉपर्टी को कंट्रोल करते हैं या किसी प्रकार से, दे डोंट डिस्पेंस जस्टिस एनी मोर। यू नो व्हाई? बिकॉज दिस इज अ सिस्टम विच वॉज स्टार्टेड इन 1790s बाय द ब्रिटिशर्स। और ये कलेक्टरेट जो होता है शहर का, वही बेसिकली सबसे ज्यादा पावरफुल इस समय ऑल्टरनेटिव सेंटर नेट ऑफ पावर होता है। तो जब एक राजा रेवेन्यू पे नहीं कर पाता है तो इमीडिएटली कंपनी अपने एक बंदे को वहां पे भेज देती थी कि उसकी जमींदारी को कि टू टेक द चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और यूज एनी मेथड कि उस राजा का या जमींदार का जितना भी इन्फ्लुएंस या अथॉरिटी हो उसको हटा दिया जाए। नाउ एट द टाइम ऑफ द रेंट कलेक्शन, एक ऑफिसर होता था जमींदार का जिसको कहते हैं अमला, ठीक है। दीज आर दी वर्ड्स यू नीड टू रिमेंबर। जैसे कि भाई जमींदार कौन है, तो जमींदार जो हम लेमन भाषा में समझते हैं, जमींदार उसको कहा जाता है जो कि जमीन, लैंड ओनर जो होता है। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बंगाल, जमींदार्स आर नॉट लैंड ओनर्स। देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि तालुकदार्स क्या होते हैं। ये मैंने समरी में लिस्ट बना दी है, तो वी डोंट नीड टू डू इट साइड बाय साइड, इसको हम बाद में कर लेंगे। बट इसी प्रकार से सिमिलरली अमला कौन है, ये एक जमींदार का एक कॉन्ट्रेक्चुअल बंदे का एक एम्प्लॉय है। सो ऑब्वियसली द जमींदार डजंट गो टू एवरी विलेज इन खुद अपन अकेले अकेले नहीं जा सकता ना, तो ये अमला को भेजा जाता था। बट रेंट कलेक्शन वाज ऑब्वियसली पेरिनियल प्रॉब्लम। अगर कहीं पर फसल खराब हो जाती थी, प्राइसेस कम हो जाते थे, तो यार किसान पे ही नहीं कर पाएगा तो क्या करे। कभी कभी किसान डेलिबरेटली पेमेंट डिले डिले कर देते थे। गांव के जो रिच रायत्स होते थे, जैसे कि जोतेदार हो गए या मंडल हो गए, दे वर टू हैप्पी टू सी जमींदारी इन ट्रबल। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का कलेक्टर है, इसके हाथ में सब कुछ है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट नाम की एक थ्योरी बनाई है। ये कलेक्टर आइडेंटिफाई करता है किसी बड़े जमींदार को, जिसको काम दे देता है रेवेन्यू कलेक्शन का। जमींदार अलग अलग गांवों से कलेक्ट करता है, लेकिन गांवों के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है वो है जोतेदार और मंडल जिसको कहा जाता है, ठीक है। जमींदार का एक आदमी है जिसको कहते हैं अमला, ये जाके कलेक्शन करता है रेवेन्यू का। और जोतेदार के नीचे होते हैं रायत्स, किसान, छोटे किसान। जोतेदार भी एक प्रकार का किसान है लेकिन बड़ा रिच किसान है। सो द जमींदार कुड देयरफॉर नॉट इजीली असर्ट। जमींदार डिफॉल्टर को प्रोसिक्यूट भी करता था, लेकिन क्योंकि अब जुडिशियली पावर उनके हाथ में नहीं थी, वो कलेक्ट्रेट के थ्रू होती थी, तो वो प्रोसेस भी थोड़ा सा डमा हो गया। सो बुर्दवान में अगर देखें तो 1798 के समय में 30,000 से भी ज्यादा रेंट के केसेस चल रहे थे कि इन्होंने अपना रेवेन्यू नहीं दिया, रेवेन्यू नहीं दिया। नाउ वाइल दिस फ्रिक्शन विद द जमींदार्स इज गोइंग ऑन, साइमल्टेनियसली जोतेदार नाम की एक नई क्लास राइज होती है। तो जैसे जैसे जमींदार क्राइसिस फील कर रहे हैं, एक रिच पेजेंट्स जो थे, दे वर कंसोलिडेटिंग देयर पोजीशंस इन द विलेजेस। नाउ इसकी इंफॉर्मेशन कहां से आती है? देयर इज अ गाय फ्रांसिस बुकनन। नाउ फ्रांसिस बुकनन बेसिकली एक ब्रिटिश ऑफिशियल है। वो आया है ब्रिटेन से, बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुलाया है उसको सर्वे करने के लिए यहाँ पे। ना उसने कुछ किताबें लिखी हैं, उसकी कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें से ये चीजें डिस्कस की जा रही हैं। तो फ्रांसिस बुचानन का सर्वे था दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ बंगाल, जहां पे इसने ये जोतेदार्स के बारे में डिटेल डिस्कशन दे रखी है। बाय अर्ली 19th सेंचुरी जो ये जोतेदार थे, इन्होंने काफी सारी सी लैंड एक्वायर कर ली थी, सेवरल थाउजेंड एकर्स। लोकल ट्रेड कंट्रोल करते थे, मनी लैंडिंग करते थे, मतलब कि पैसा उधार देते थे। इमेंस पावर थी ओवर द पुअरर कल्टिवेटर्स ऑफ द रीजन। और इनकी जो लार्ज पार्ट ऑफ देयर लैंड वाज कल्टिवेटेड थ्रू दी शेयर क्रॉपर्स। इसको कहते हैं अधियार्स यानी बर्गरदार्स। ये ऐसा किसान होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसानी करता है जमीन पर, लेकिन जमीन के ऊपर कोई ओनरशिप नहीं होती है, ठीक है। सो वी नीड टू रिमेंबर इनको। अगर आप हो सके, अगर आपके सामने इस समय बुक्स है तो इनको मार्क करते हुए चलिए। यही शब्द याद रखने योग्य हैं प्रीलिम्स में, और इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं है प्रीलिम्स। मेंस में थोड़ा सा ज्यादा डिटेल एनालिसिस होगा।
So who brought their own plows, labored in the field, handed over half of the produce to जोतेदार after the harvest. तो जोतेदार फिर भी जमीन को ओन करता है। ये जो अधियार और बरगरदार है, बरगदार है, ये बेसिकली जमीन को ओन ही नहीं करते हैं, बस ये किसानी करते हैं और जितनी भी फसल उगती है आधी अपने पास रख लेते हैं और आधी बेसिकली फिर जोतेदार को दे देते हैं जिसकी जमीन होती है। नो विद इन द विलेजेस जो जोतेदार थे, इट वाज मोर इफेक्टिव देन द जमींदार, क्योंकि ये और ज्यादा लोकलाइज्ड हैं। जमींदार तो जनरली बाहर जैसे कलकत्ता में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, जोतेदार डायरेक्टली गांवों में रहते थे, तो दे हैड मच मोर इन्फ्लुएंस और मोर पावर, सो दे फियर्सली रेजिस्टेड एफर्ट्स बाय द जमींदार टू इंक्रीज द जमा। जमा का मतलब लगान, ठीक है, तो मतलब जमींदार को इंसेंटिव है रेवेन्यू इंक्रीज करने में, क्योंकि जितना भी रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा वो उसको मिलेगा। ब्रिटिशर्स ने तो परमानेंट सेटलमेंट कर रखी है, बट जमींदार जब भी रेवेन्यू को या लगान को या जमा को क्या नाम है बढ़ाने की कोशिश करता था, तो जो गांवों के जो जोतेदार होते थे ये उसको रेजिस्ट किया करते थे। तो वो जमींदारी ऑफिशियल्स यानी जो अमला आते थे उनको बेसिकली काम नहीं करने देते थे, किसानों को मोबिलाइज, रायट्स को मोबिलाइज करते थे, वो डिपेंडेंट ऑन देम, एंड डेलिबरेटली जमींदारों को बेसिकली रेवेन्यू पे नहीं करने देते थे। और जब जमींदारों की जो एस्टेट थी जब वो ऑक्शन हो जाते थे, तो जनरली स्पीकिंग वो जोतेदार ही हुआ करते थे जो कि परचेजर हुआ करते थे। सो वो अभी हम 1798 की जो कहानी देख रहे थे कि जब बुर्दवान के राजा की, बुर्दवान के जमींदार की जमीन को ऑक्शन किया जा रहा था, हु वर द पीपल हु वर बाइंग, देयर वर ऑब्वियसली 95% ऑफ दैट वाज फिक्टिशियस। तो जमींदार राजा वो बुर्दवान के ही लोग बेसिकली उसको खरीदने लग रहे हैं, बट हु एल्स इज बाइंग? तो ये जोतेदार जो हैं वो एक प्रकार से अपने आप को जमींदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। द जोतेदार सबसे ज्यादा नॉर्थ बंगाल में पावरफुल थे, बाकी और जगह पर भी बन रहे हैं। कई जगहों पर इनको हवलोदार्स कहते हैं, एल्सवेयर दे आर कॉल्ड एज द गंतीदार्स और द मंडल्स। इनका राइज जो था वो जमींदारी अथॉरिटी को वीक करता है। ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इसको प्लीज एक बार आप अपना मार्क कर लीजिए। दिस इज व्हाट वी एक्चुअली हैव टू डू, कि ये जोतेदार, हवलोदार्स, गंतीदार और मंडल, ये चारों के चारों शब्द एक ही चीज को दिए हैं। नॉर्थ बंगाल में उनको जोतेदार कहा जा रहा है, बंगाल के दूसरे रीजन में उनको हवलोदार्स, गंतीदार और मंडल कहा जाता है। इज द सेम थिंग, बेसिकली रिच farmer, rich peasant of a village, of a Bengal village. These are the Jotedars, Howlodars and the Gantidars or the Mandals. ठीक है, चलिए this map actually basically just gives you a very good explanation. ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ओके, दिस इज द ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारों को बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश करती है। कॉन्ट्रैक्ट जनरली इनका काम यह है कि रायत से सीधा सीधा कलेक्ट कर ले, लेकिन रायत में जो बड़े जोतेदार हैं, जो रिच रायट से, जो कि गांव में ही रहते हैं, उनका भी काफी ज्यादा मेजर इन्फ्लुएंस है। दे डोंट वांट टू पे रेवेन्यू एज मच एज, और रेवेन्यू जब जमींदार बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो ये रेजिस्ट भी करते हैं। रादर क्योंकि इनको पता है कि इनकी जो एस्टेट है, इनकी जो जायदाद है, उस पर ऑक्शन किया जा सकता है, तो जरूरत पड़ने पर ये जोतेदार उसी ऑक्शन में जाके खुद जमींदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये जोतेदार है ये अपने नीचे अंडर रायट, मतलब कि वो जो पेजेंट जो कि जमीन ओन नहीं करता लेकिन किसानी करता है, ये जो बड़ा कोई रायत है इसके अंडर रायट होते हैं, मतलब कि द पर्सन होगी पेजेंट्स जिसको कहा जाता है, जो कि जमीन को ओन नहीं करता लेकिन उसके ऊपर किसानी करता है। तो जो फसल होती है उसको आधी ले लेता है और आधी बेसिकली जिसकी जमीन होती है उसको दे देता है, काइंड ऑफ। सो जमींदार्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग रेवेन्यू टू द कंपनी एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेवेन्यू डिमांड। जमा, ये बिल्कुल लगान जिसको कहते हैं ना, लगान, रेवेन्यू, जमा, दीज आर ऑल द थ्री वर्ड्स। हर एक विलेज के रायत, बड़े छोटे कितने भी थे, जमींदारों को करते थे। और जो ये जोतेदार होते थे, ये गांव के बड़े किसान होते थे, ये उन छोटे किसानों को लोन भी दिया करते थे और जरूरत पड़ने पर उनको सामान भी बेच देते थे। रायट्स कल्टिवेटेड सम लैंड, कुछ खुद कर लेते थे, कुछ बेसिकली और ज्यादा गरीब आदमियों को दे देते थे। अंडर रायट्स पेड रेंट टू दी रायत, ये जो नीचे वाले थे ये इनको और रेंट दे देते थे। दिस इज हाउ इट यूज्ड टू गो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जोतेदार्स ऑफ द दिनजपुर। तो जोतेदार्स की जो कहानी है, हाउ वी अंडरस्टैंड इज दैट, कि ये जो बुकानंद था इसने बेसिकली अपनी किताबों में ये चीजें लिखी हुई हैं। डिस्क्राइब द वेज इन जोतेदार्स ऑफ द दिनजपुर नॉर्थ बंगाल रेजिस्टेड द डिसिप्लिन बाय द जमींदार। तो ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की रखी है कि कैसे जोतेदार जो कि बड़ी बड़ी लैंड्स को कल्टीवेट करते हैं, दे नो जमींदार हैव नो पावर ओवर देम, उनको पता है कि जमींदार सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है ब्रिटिशर्स का, उनके पास कोई पावर तो नहीं है। दे पे फ्यू रुपीज ऑन द अकाउंट ऑफ देयर रेवेन्यू एंड फॉल बैलेंस्ड ऑलमोस्ट एवरी किस्त, बाकी सारी की सारी इंस्टॉलमेंट फेल कर देते हैं। नेवरदलेस, नाउ उसके बाद ऐसा नहीं है कि जमींदार की जिनकी अथॉरिटी चैलेंज होगी उनको वो रेजिस्ट नहीं करेंगे। द अथॉरिटी ऑफ द जमींदार्स इन रूरल इंडिया डिडंट कोलैप्स दो, डिस्पाइट दीज थिंग्स हैपनिंग। ये हाई रेवेन्यू डिमांड आती थी, उनकी एस्टेट जो थी पॉसिबली ऑक्शन हो जाती थी, बट उसके बावजूद भी उन्होंने एक इंपॉर्टेंट लूप होल निकाल लिया। व्हाट वाज दैट लूप होल? सबसे पहले फिक्टिशियस सेल वाज वन स्ट्रेटजी।
राजा ऑफ बुर्दवान ने फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ट्रांसफर्ड सम ऑफ हिज जमींदारी टू हिज मदर। और ब्रिटिशर्स के परमानेंट सेटलमेंट के रूल में ये था कि कंपनी ने कहा था कि प्रॉपर्टी ऑफ द वुमेन वुड नॉट बी टेकन ओवर। ठीक है, तो चलो माँ के पास जो जो ट्रांसफर कर दिया वो तो उसको तो लिया ही नहीं जाएगा। देन एज अ सेकंड मूव हिज एजेंट्स मैनिपुलेटेड द ऑक्शन। जो रेवेन्यू डिमांड थी कंपनी की, इट वाज डेलिबरेटली विदहेल्ड, जान के वो पैसा नहीं देते थे, अनपेड बैलेंसेस होते रहते थे, और जब एस्टेट ऑक्शन होने लगता था तो खुद जमींदार के ही लोग जो है उस प्रॉपर्टी को खरीद लेते थे। सब्सिक्वेंटली फिर दोबारा से द सेम थिंग, दे रिफ्यूज टू पे द परचेज मनी। तो वहां पर जाकर बोली लगाई और उन्होंने काफी हाई ऑक्शन की बोली लगा दी, लेकिन जब बोली लगाने का पैसा देने की बात आई तो फिर वो परचेज मनी देने से कर दिया। द एस्टेट हैज टू बी रीसोल्ड अगेन, वंस अगेन इट वाज बॉट बाय द जमींदार एजेंट, किसी और तीसरे आदमी को लगा दिया, एंड अगेन द परचेज मनी वाज नॉट पेड। सो साइकिल बनती गई। तो ऑक्शन को डिफीट करने का इन्होंने तरीका सोच रखा था कि ऑक्शन में जाएंगे, कितनी बड़ी ऑक्शन बोल दो, पैसे नहीं पे करेंगे, बाद में फिर से अगले हफ्ते, फिर अगले महीने फिर से ऑक्शन करवा देंगे, एंड दे कंटिन्यू डूइंग इट। तो इसको जब तक ये करते रहे तो गवर्नमेंट फाइनली एग्जॉस्ट होके एट लास्ट द स्टेट वाज सोल्ड एट अ लो प्राइस बैक टू द जमींदार। तो लास्ट में फिर जाके ब्रिटिशर्स तंग आके बोलते थे कि यार तुम ही लोग खत्म करो इसको, जल्दी से काम करो, पर कुछ तो रेवेन्यू है जीवन में। तो जमींदार कभी भी जो फुल रेवेन्यू डिमांड था उसको पे ही नहीं करता था। सो परमानेंट सेटलमेंट का एक फंडामेंटल लूप होल निकाल लिया था बंगाल के जमींदारों ने। इवन इफ वी डोंट पे द रेवेन्यू, तुम ऑक्शन करके दोगे किसको? विल बाय इट अगेन। ऑक्शन करने के बाद हम तुम्हें फिर नहीं पे करेंगे, तुम फिर क्या करोगे? फिर कर लो ऑक्शन, विल बाय इट अगेन। लोकल पावर और लोकल इन्फ्लुएंस का ये तो फायदा होगा ही होगा। सो सच ट्रांजैक्शन हैपेंड ऑन अ ग्रैंड स्केल। तो 1793 से लेकर 1801 तक बंगाल के अंदर और स्पेसिफिकली बुर्दवान के अंदर बेनामी परचेजेस हुए थे, कलेक्टिवली यील्डेड एज मच एज 30 lakhs ऑफ द टोटल सेल्स एट द ऑक्शंस। प्राइमरली बहुत सारी सी फिक्शिशियस होती रहती थी। इसके साथ और भी कई सारे तरीके थे। सबसे पहले, जब जमींदारी कोई बाहर का आदमी खरीदता था, व्हेन पीपल फ्रॉम आउटसाइड द जमींदारी बॉट एन एस्टेट, वो पोजेशन नहीं ले पाते थे। क्यों? क्योंकि जो ये राजा हुआ करते थे इनके होते थे लठियाल, लिटरली द पीपल हु बेसिकली कैरीज द लठ, लाठी जो रखते थे। गाइज, डू यू हैपन टू नो अबाउट कोको अ लिटिल बिट? कोको का पूरा नाम पता है क्या है? कोको लठवाल। I'm not kidding about it. This is serious. So my Coco full name is Coco Lathwal. And in the history book, basically, जैसे किसी ने सपोज करो ऑक्शन करके खरीद ही लिया, ठीक है, ओके, somebody bought it from the auction, तो वो जो नया जो बाहर का जो आदमी होगा, गांव का बाहर का आया, कहीं से और से आया हुआ है तो जो ये जमींदारों के एजेंट्स थे वो लठियाल जिनको कहते हैं उनको अटैक कर देते थे। ठीक है, किसान लोग भी बेसिकली उनकी आउटसाइडर्स की एंट्री नहीं करते। भाई किसान लोग भी ना, जो जमींदार थे इनको मतलब प्रजा मानते हैं। ये तो आपने आजकल नोटिस किया होगा, द पीपल हु आर इन पावर एंड हु हैव बीन ट्रेडिशनली इन पावर, जनरली स्पीकिंग द सोसाइटी डज नॉट like let go of them immediately and very easily. मुगल पावर देश पे 200 साल तक रूल करती रही थी। इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल दे कंटिन्यूड रूलिंग, काइंड ऑफ रूलर्स, काइंड ऑफ लेजिटिमेसी थी उनकी एटलीस्ट 150 साल तक, राइट? सो जो सेल ऑफ जमींदारी थी उससे बेसिकली लोगों की आइडेंटिटी और प्राइड भी जुड़ी होती थी। तो ऐसा नहीं था कि जस्ट बिकॉज कि ब्रिटिशर्स ने ऑक्शन करना स्टार्ट कर दिया तो उनको आसानी से रिप्लेस कर सकते थे। सो बाय बिगिनिंग ऑफ द 19th century, the depression in the prices was over. Thus, who had survived the troubles of 1790s consolidated their power. तो एक बार जो 1790 में परमानेंट सेटलमेंट वाला सिस्टम था, एक बार जो 15-20 साल निकले, जो जमींदार ने ट्रिकरी करके किसी भी तरीके से अपने आप को होल्ड पे रखा था, उसके बाद वो रीग्रो करने लग गया। रूल्स ऑफ रेवेन्यू पेमेंट धीरे धीरे वो और फ्लेक्सिबल हो गए, सनसेट क्लॉज था वो हटा दिया गया था। एज अ रिजल्ट द जमींदार्स पावर ओवर द विलेजेस वाज स्ट्रेंथन। इट वाज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930s, फाइनली जो बंगाल की जमींदारी थी वो कोलैप्स हुई, और उसके बाद जो ये जोटेदार थे ये फिर दोबारा से ज्यादा पावरफुल हो गए। नाउ ये जो कहानी है ना जितनी भी, दिस हैज बीन टेकन, दिस इसको अंडरस्टैंड करने के लिए फिफ्थ रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, और ये यहाँ पे स्टडी हम वहीं से कर रहे हैं फिफ्थ रिपोर्ट से। बेसिकली ब्रिटेन के पार्लियामेंट में 1813 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्टडी करने के लिए कुछ रिपोर्ट्स बनाई जाती थी, और उसके अंदर ये फिफ्थ रिपोर्ट थी, टू रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये वहां से स्टडी की गई है। दिस इज व्हाई वी अंडरस्टैंड कि दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग इन द बंगाल ऑफ दैट टाइम एट दिस एरियाज। कलेक्टर्स के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के रेवेन्यू थे, स्टैटिस्टिकल टेबल थे, रेवेन्यू जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल और मद्रास का जो था
उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो कंपनी ने 1760 से जब से इंडिया में वो रूल करना स्टार्ट किए, उनकी जो एक्टिविटीज़ थी उनको इंग्लैंड के पार्लियामेंट के जो लोग थे वो डिस्कस किया करते थे, डिबेट किया करते थे, स्टडी भी किया करते थे। सो द ग्रुप्स वांटेड अ रेवोकेशन ऑफ द रॉयल चार्टर दैट गेव द कंपनी दिस मोनोपोली। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली थी इंडिया में रूल करने के लिए, राइट। और उसी चीज़ को वहाँ के जो कुछ ब्रिटिश एंटी ईस्ट इंडिया कंपनी जो ग्रुप्स थे वो चाहते थे कि ये चार्टर हटे, किस बात की मोनोपोली मिली हुई है। एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्राइवेट ट्रेडर्स, जो ब्रिटेन के प्राइवेट ट्रेडर्स है वो भी चाहते थे कि इंडिया के शेयर में थोड़ा सा पार्टिसिपेशन करने को मिले। दैट इज द रीजन वाई ये फिफ्थ रिपोर्ट थोड़ी सी क्रिटिकल भी है, थोड़ा सा सच्चाई बताती भी है। क्योंकि एक प्रकार से ये आप समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अपोजिशन में जो लोग हैं वो इसको प्रेजेंट कर रहे हैं ब्रिटेन के पार्लियामेंट में। सो द ट्रुथ इज स्लाइटली कमिंग। सो इंफॉर्मेशन जो था, जो कंपनी मिसरूल कर रही है और मैल एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, उसको ब्रिटेन में इसीलिए डिबेट किया जाता था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी मोनोपोली। तो वहां के जो लोकल वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो कि इस मोनोपोली के अगेंस्ट है, दे कलेक्ट दैट इंफॉर्मेशन कि ईस्ट इंडिया कंपनी मैल एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, फिर उसको पार्लियामेंट के अंदर डिबेट करते हैं ताकि पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर प्रेशर बने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए और उसकी मोनोपोली को हटाने के लिए, विच इंसिडेंटली हैपेंड इन 1813। तो ये फिफ्थ रिपोर्ट वो रिपोर्ट थी जो कि वहां पे उस समय एक सेलेक्ट कमेटी ने बनाई गई थी और इसकी वजह से बेसिस बना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को डिबेट किया जाए स्पेसिफिकली। द रूल्स ऑफ द अंदुल राज पैलेस। देखिए भाई क्या भोकाल पैलेस है, कभी शाही लोग यहां पे रहा करते थे, अब तो रूइन हो गया, खंडर बन गया है। सवाल ये नहीं है कि चीजें खंडर हो जाती हैं, सवाल ये है कि ये बनती क्यों है। कई जमींदार हुआ करते थे कोई जो यहाँ पे रहते होंगे। बट आपके लिए ध्यान लेने की बात याद है कि ये अंदुल राज पैलेस, इसके बारे में पढ़ ले। वाई? बिकॉज नाउ दिस फोटो इज इन द एनसीईआरटी एंड दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। चलिए, तो ये फिफ्थ रिपोर्ट जो है इज काइंड ऑफ इनवैल्यूएबल टू अंडरस्टैंड इट। लकीली हमें इसमें से डिटेल में नहीं पढ़ना है। इसके अंदर दिया गया है कि बंगाल के जमींदारों की क्या कहानी थी, किस प्रकार से काम करते थे, मैल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था। फिफ्थ रिपोर्ट एग्जेगरेटेड द कोलैप्स ऑफ द ट्रेडिशनल जमींदारी पावर। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स ने लिखी है तो इतना सच भी नहीं है, मतलब कि ब्रिटिशर्स भी बेसिकली हमारे यहाँ पे फॉरेनर्स थे, सो दे डिडंट अंडरस्टैंड द कंट्री एज वेल एज वी डू अंडरस्टैंड द कंट्री। तो उनके थ्योरी में तो ये चल रहा था कि जमींदारों की पावर कोलैप्स हो चुकी है, हम कभी भी जमींदारों से लेकर ऑक्शन वॉक्शन करवा देते हैं। ओवर एस्टिमेटेड द स्केल ऑन विच जमींदार्स वर लूजिंग देयर लैंड। तो जहां पर भी जमींदारी ऑक्शन होती थी, जमींदार हमेशा डिस्प्लेस नहीं होते थे, दे फिगर्ड आउट सर्टेन इंजीनियस लूप होल्स। नेवरदलेस, ये फिफ्थ रिपोर्ट, एग्जैक्ट फिफ्थ रिपोर्ट से आप पढ़ेंगे तो लेट्स जस्ट रीड इट, यू माइट एक्चुअली गेट कि क्या होता है। सो दिस इज द फिफ्थ रिपोर्ट। द रेवेन्यू वाज नॉट रियलाइज्ड विद पंक्चुअलिटी। तो बता रहे हैं कि रेवेन्यू नहीं हो रहा है। एंड द लैंड्स टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट वर पीरियडिकली एक्सपोज टू द सेल ऑफ ऑक्शन। तो रेगुलरली ऑक्शंस होने लग रहे हैं। इन द नेटिव ईयर 1203 कॉरस्पॉन्डिंग टू, मतलब 1796, 1700, द लैंड एडवर्टाइज फॉर द सेल कॉम्प्रीहेंडेड अ जम्मा एंड द असेसमेंट ऑफ सिक्का रुपीज 28 lakhs, 28 लाख रुपए। असेसमेंट ऑफ सिक्का, सिक्का मीन्स सिक्का द मनी प्राइस, रुपीज। एक्सटेंट ऑफ द लैंड एक्चुअली सोल्ड बोर जम्मा और असेसमेंट ऑफ 14 लाख, 28 लाख की रेवेन्यू नहीं आया था, जब उसकी ऑक्शन की गई तो 14 लाख हुआ। अमाउंट ऑफ द परचेज मनी सिक्का रुपीज कॉरस्पॉन्डिंग टू लैंड एडवर्टाइज। ठीक है, कुछ कुछ ज्ञान दे रहे हैं भाई, फालतू का ज्ञान है। अच्छा, अमंग द डिफॉल्टर्स वर द ओल्डेस्ट फैमिलीज ऑफ द कंट्री। राजा ऑफ नुदिया, राजेशाही, बिशनपुर बंगाल के हैं, जिनके एस्टेट्स को सक्सीडिंग ईयर पे बेसिकली ऑक्शन कर दिया गया। बट जैसे कि ये बर्दवान वाले राजा का एग्जाम्पल दिया हुआ है, नॉट एवरीबडी वॉज एबल टू लेट इट गो। No, you understand this, right? Now, if you go at the summary, you would actually realize कि ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बातें जो की गई हैं, इसका कोई खास मतलब इसका, क्योंकि वो एनसीईआरटी के लिए है ना, छोटे बच्चों के लिए, तो इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स है। बट इसको अगर आप सिंपल से इस नोट्स पे बना देंगे, दिस इज द ओनली थिंग विच दे आर ट्राइंग टू टेल, कि ब्रिटिशर्स ने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था रेवेन्यू को फिक्स करने के लिए। जमींदार डिफॉल्ट करते थे, फिक्टिशियस सेल और लोकल इन्फ्लुएंस को यूज करके उन्होंने कंट्रोल मेंटेन रखा। साथ में एक नए क्लास थी जोतेदारों की, जो कि बेसिकली पावर गेन कर रही थी, जमींदारी अथॉरिटी को थोड़ा सा चैलेंज करते थे। ये सारी कहानी जो है वो हम इस समय फिफ्थ रिपोर्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट से स्टडी करते हैं। ऑब्वियसली उसके अंदर भी कमियां हैं, बट इट डज गिव अस अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सिचुएशन। देन देयर इज अ सेकंड सेक्शन ऑफ द चैप्टर, द हो एंड द प्लो। प्लो बेसिकली हल को कहते हैं और हो मतलब दराती को कहते हैं। इफ यू हैव सीन दैट, दराती ऐसे बनी होती है वो लकड़ी के उसमें, और इससे ऐसे दराती, ठीक है। ये वाली कहानी है हो एंड द प्लो, हल और दराती।
तो दिस इज पर्टेनिंग टू दी, अब ये शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, दे आर शिफ्टिंग टू ए न्यू एरिया। एंड यहां पर बात की जा रही है दो लोगों की स्पेसिफिकली, एक तो पहाड़ीज और दूसरे हैं संथल्स। कहानी ये है कि ब्रिटिशर्स की पहाड़ियों से कभी बनी नहीं, तो पहाड़ियों को वो सप्रेस करते रहे, ऑप्रेस करते रहे, और फाइनली इन लोगों को पुश कर दिया इनसाइड द हिल्स। सो दे आर दी ट्राइबल्स जो कि अब हिल्स में रहते हैं। और संथाल्स आर ऑल्सो ट्राइबल्स, लेकिन इनको छोटा नागपुर प्लेटू से ले जाके इनको राजमहल हिल्स में पहले बेसिकली इस्टेब्लिश करवाया गया, वहां पर सेटल कराया गया। सो इनिशियली ब्रिटिशर्स वांटेड टू एस्टैब्लिश सम गुड रिलेशंस विद द संथल्स, लेकिन फाइनली ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से संथल्स ने उनके अगेंस्ट रिबिलियन कर दिया। दिस इज द स्टोरी ऑफ दैट, ठीक है। तो बंगाल से निकलकर बेसिकली हम चले जाते हैं जहां पर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता था, सबसे पहले राजमहल के कॉन्टेक्स्ट में। तो जो ये हमारा बुकानन है, जिसके बारे में हम एक बार पढ़ चुके हैं, फ्रांसिस बुकानन, ये एक फिजिशियन था, बंगाल मेडिकल सर्विस के अंदर बेसिकली इंडिया में काम करता था। फ्यू ईयर्स ये लॉर्ड वेल्सली, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का बेसिकली डॉक्टर था। तो जब ये कोलकाता में था, ही ऑर्गेनाइज्ड अ जू, जो कि कलकत्ता अलीपुर जू बन गया। ही वॉज ऑल्सो इन द चार्ज ऑफ द बोटेनिकल गार्डन्स। बंगाल के गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे इसने सर्वे करना स्टार्ट किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले एरिया का। नाउ ही इज ऑफ्टन कॉल्ड एज द बुकानन हैमिल्टन ऑल्सो। इस बंदे ने कई जगह पे स्टडी की थी, उसकी रिपोर्ट जो है वो काफ़ी वैल्यूएबल है हमारी हिस्ट्री को समझने के लिए। ना बुकानन ट्रेवल थ्रू दी राजमहल हिल्स, इसको ट्रैवल करता है, और इसके जो नोट्स हैं, इसने जो किताबें लिखी हैं, इसने जो रिपोर्ट्स लिखी हैं, उसके अंडरस्टैंडिंग से हमें पता चलता है कि उस समय वहाँ पर क्या चल रहा था। नाउ इसने बोला कि यार ये जो राजमहल हिल्स है, जोन है जहाँ पर कोई ट्रैवलर वेंचर नहीं करता, थोड़ा सा डेंजर है, जो भी लोग हैं वहाँ पे हॉस्टाइल हैं, अंग्रेजों को पसंद नहीं करते हैं। नाउ द थिंग इज दिस, his journal was written as a diary of places he visited, people he encountered, practices he saw. Now, एज यूजुअल अगेन, ये जो बुकान, जैसे पहले वाला फिफ्थ रिपोर्ट था ना, तो ये बुकानन के जो जर्नल है, ये भी एग्जैक्ट परफेक्ट नहीं है, बिकॉज इट इज बीइंग सीन बाय ब्रिटिशर्स। तो ऑब्वियसली वो अपने बायस और प्रेजुडिस के साथ लिखेगा, बट हाँ, अगर हम उसको क्रिटिकली एनालाइज करें तो वील ऑब्वियसली गेट अ क्लियरर पिक्चर। नाउ सबसे पहले बात करते हैं, लेट 18th सेंचुरी में द हिल फोक वर नोन एज द पहाड़ियाज, द पीपल हु लिव ऑन द पहाड़स, पहाड़िया। दे लिव्ड अराउंड द राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स पे रहते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को यूज करते थे। मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि जंगल का एक एरिया को बेसिकली क्लियर करेंगे, उसको पूरा का पूरा बर्न कर देंगे, यहां पर बेसिकली एनरिच विद द पोटैश फ्रॉम द एश, पहाड़ियाज ग्रू अ वैरायटी ऑफ पल्सेज एंड द मिलेट्स। They scratched the ground lightly with hoes, cultivated and cleared land for a few years, left it to fallow so that it could recover its fertility। तो एक प्रकार का लाइफस्टाइल है जो कि कई सदियों से चला जा रहा था। जंगल का एक एरिया है, उसको काट के क्लीन करके उसको जला देते हैं, तो जलाने की वजह से वहाँ पे पोटैश और ऐश का एक फर्टाइल एरिया क्लियर हो जाता है। तो 1-2 साल उसको वहाँ पर किसानी कर लेते हैं, उसको एग्रीकल्चर कर लेते हैं, फिर उसके बाद शिफ्ट कर जाएंगे कहीं दूसरे एरिया में। ऐसे कर करके 4-5, मतलब ये वाला जो एरिया जो है यहाँ पर किसानी की थी, इस पे नंबर आएगा 10-15 साल के बाद। बट इस प्रकार से दिस इज द लाइफ स्टाइल दे यूज टू लिव, जो पहाड़ी लोग हैं ना। फ्रॉम द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से ये महुआ कलेक्ट करते हैं फूड के लिए, सिल्क कोकून्स, रेजिन कुछ बेच देते हैं गांव वाले के लोगों को, वुड बेच देते थे। Now, undergrowth that spread like a mat below the trees and the patches of the grass that covered the lands left fallow provided pasture for the cattle। और जो इनकी कैटल होती थी उनको वहां पर चौराहे चर लेते थे। अब देखो, व्यू ऑफ द हिल विलेज इन द राजमहल, ये विलियम हॉजिज एक पेंटर है, 1782 में बेसिकली पेंट कर रहा है। विलियम हॉजिज एक ब्रिटिश आर्टिस्ट था जो कि कैप्टन कुक को क्या कहते हैं इसके अकंपनी किया था। ही केम टू इंडिया एंड 1781 में ही बिकेम द फ्रेंड ऑफ द ऑगस्टस क्लीवलैंड, जो कि भागलपुर का कलेक्टर था, मतलब कि एक प्रकार से भागलपुर का आईएएस, उसका ये दोस्त बन गया। तो क्लीवलैंड, ऑगस्टस क्लीवलैंड को इसने बुलाया, तो ये जंगल महल और राजमहल हिल्स ये साथ साथ में है, वहां पर गया और इसने ही पेंटेड सेट ऑफ एक्वा टिंट्स। भाई एक्वा टिंट्स क्या होते हैं? दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, दिस इज वेयर द यूपीएससी आस्क्स आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन। कॉर्निथियन पिलर्स क्या होते हैं, एक्वाटिंट क्या होते हैं, दे रखा होगा ये रहा। एक्वाटिंट इज अ पिक्चर प्रोड्यूस्ड बाय कटिंग इनटू अ कॉपर शीट विद एसिड एंड देन प्रिंटिंग इट। तो ये जो है ना, ये एक्वाटिंट है, कॉपर की शीट के ऊपर एसिड पास करने के बाद इसको बनाया गया है। ब्यूटीफुल मैन, दिस लुक एट इट, दिस इज एक्चुअली अमेजिंग। ओके, दिस इज, if this doesn't raise your curiosity, I don't think so what will। What will? Tell me, you tell me what will, and we'll actually discuss. This is amazing, this is beautiful, to be honest. I do not even know how beautiful this is, because I'm not an art. I do not know how to understand art, but I don't know. It is supposed to be. I don't know.
But look at it. Okay, just wait a sec. Forget about me. First of all, let me just remove these distractions from your side. Okay. Okay. Now, now this will not act. Hold on for a sec. Yes, thank you very much. Highly appreciate your help. Look at it. Somebody named William Hodges painted it in 1782. Calculate the, it's been 180 years. And this is a moment जो कि actually में exist करता था. It is good. It's great. Nevertheless, come to this. So ठीक है. Artist in the la 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 la. In the search of this unknown, Hodges basically went to the Raj Mahal Hills and he found the landscapes, discovered beauty in roughness, irregularity and the variety. ठीक है, चलिए काम की बात पे आते हैं. ये ब्यूटी वाले लोग अंग्रेजों के पास कम थे. एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग एंड्स नॉट सो वेल फॉर द इंडियंस इन दिस स्टोरी. द लाइफ ऑफ द पहाड़िया. तो पहाड़ियों की लाइफ के बारे में डिस्कस किया है कि दे आर हंटर्स, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हैं, फूड गैदरर्स हैं, चारकोल प्रोड्यूसर्स हैं, सिल्कवॉर्म रियरर्स हैं. राइट, अभी अभी जो ऊपर देखा था देखो उसको इन्होंने फ्रेजेस में बदल दिया. इट वॉज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट. जंगल के ऊपर डिपेंडेंट है, जंगलवासी हैं. सो दे लिव्ड इन द हटमेट्स within the tamarind groves and rested in the shade of the mango trees. इमली के बाग में रहते थे, आम के बागों में रहा करते थे. They considered the entire region as the land and the basis of their identity as well as the survival. ये वाली फोटो क्या है? A view of the jungle territory. ये विलियम हॉजेस नाम का पेंटर. देखो यार भाई, देखो लड़का जो भी कर रहा है, ये एक्वा टिंट जो करता है बड़ा अच्छा कर रहा है, जैसा भी कर रहा है. I'm happy to see it. You can see the forested low hills and the rocky upper ranges, nowhere actually above 2000 feet. By centering the hills and viewing them from below, Hodges emphasizes their inaccessibility. तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम पेंटिंग को देखते हैं, वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन. वेल, कभी कभी एक्सप्लेनेशन जो है मुझे तो देखो देख के तो समझ में नहीं आता, बट अब ये बोल रहे हैं एनसीईआरटी वाले, तो हो सकता है. तो हिल्स हैव बीन पेंटेड फ्रॉम द बिलो बिकॉज इट शोज द इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ दोज हिल्स. Already, not bad, eh? Not bad. ठीक है. You get the context, right? We are trying to understand कि राजमहल हिल्स में क्या हुआ. What did the Britishers do? Well, the thing was that कि वहाँ पर जो पहाड़ी लोग होते थे, उनके साथ सिंपल था. They used to depend. Their life was intertwined with the forest, and they have been living like that since several thousand years. 2-3-4 हजार साल से उनकी सारी की सारी जनरेशन यही कर रहे थे. But then a foreign power, Britishers basically entered the scene. Now, with their base in the hills, जो पहाड़ियाँ थे वो रेगुलरली रेडिड द प्लेन्स, जहाँ पर एग्रीकल्चरिस्ट रहते थे. ठीक है, ये उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था, क्योंकि कभी कभी भाई वो जिस प्रकार का जीवन यापन कर रहे थे, स्कार्सिटी वाले साल भी जाते थे, एंड इट वाज मींस ऑफ नेगोशिएटिंग पॉलिटिकल रिलेशंस. तो प्लेन्स के जो जमींदार थे जनरली इन पहाड़ियों को कुछ ना कुछ रेगुलर ट्रिब्यूट देते रहते थे. ठीक है, ट्रेडर्स सिमिलरली इन पहाड़ी लोगों को जो है कुछ अमाउंट पे करते थे ताकि वो परमिशन कर सके. जो पासेस पहाड़ों के बीच में से जो रास्ते जाते थे उनको इनका कंट्रोल था. वंस द टोल वाज पेड, जो पहाड़ी चीफ होते थे वो ट्रेडर्स को आसानी से जाने दिया करते थे और उन पर लूटपाट नहीं मचती थी. ये नेगोशिएटेड पीस जो थी पहाड़ियों के बीच में, प्लेन्स के जमींदारों के बीच में और प्लेन्स के ट्रेडर्स के बीच में, इट वाज स्लाइटली फ्रेजाइल एंड इट फाइनली ब्रोक डाउन इन द 18th सेंचुरी, जब सेटल्ड एग्रीकल्चर वर बोथ एग्रेसिवली एक्सटेंडेड इन द ईस्टर्न इंडिया. ब्रिटिशर्स जो थे उनकी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी थी कि दे एनकरेज द फॉरेस्ट क्लियरेंस, और जमींदार और जो जोतेदार होते थे उन्होंने उन अनकल्टिवेटेड लैंड को राइस फील्ड्स में बदलने की कोशिश की. वो जो हमने अभी बंगाल वाले जमींदार और जोतेदार के बारे में देखा, हाउ डू यू गेन, कैसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसे होती है. सो टू द ब्रिटिश एक्सटेंशन ऑफ द सेटल्ड एग्रीकल्चर वाज नेसेसरी. वो उनके लिए कोई फायदा ही नहीं है ना शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में. दे वांट कि भाई सारे सारे जंगलों को क्लियर करके खेती चलाओ, चावल उगाओ, क्या नाम है, कॉटन उगाओ. दैट्स व्हाट द इकोनॉमी इज. रॉ मटेरियल बनाने का पर्पस है. सो प्रोड्यूस क्रॉप्स फॉर द एक्सपोर्ट. एक सेटल्ड ऑर्डर सोसाइटी रहेगी. दे ऑल्सो एसोसिएटेड फॉरेस्ट विद द वाइल्डनेस एंड सॉ द फॉरेस्ट पीपल savage, unruly, primitive and difficult to govern. So they felt कि फॉरेस्ट को क्लियर करना जरूरी है एग्रीकल्चर को. नाउ एज सेटल्ड एग्रीकल्चर जैसे जैसे एक्सपेंड होने लगी, तो जो ये फॉरेस्ट और जो पेस्चर्स का जो ऐसा एरिया था, जो जंगलों वाला एरिया था जहाँ पर जानवर चढ़ते थे, वो थोड़ा सा कम होने लगा. सेटल्ड एग्रीकल्चर के एरिया इंक्रीज हो गए. तो ये जो पहाड़ी हैं और जो सेटल्ड यानी गांव वाले जो लोग हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा रेगुलर होने लग गए. द फार्मर जो पहाड़ी लोग थे, दे वो जो पीस का ही
हजार सालों से बनी हुई थी, एक लोकल पीस का एक सिस्टम बना हुआ था विच वॉज वेरी फ्रेजाइल, बट वो अब 1890s में ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज की वजह से ब्रेक डाउन होने लगा. नाउ exasperated colonial officials tried desperately to control and subdue the पहाड़ियाज. उन्होंने कोशिश तो बहुत की एंड इट वाज वायलेंट, बट पहाड़ियों को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ. ब्रिटिश एम्बार्क्ड ऑन अ ब्रूटल पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन, हंटिंग दी पहाड़ी डाउन एंड किलिंग देम. तो जो ये 1780 में ये जो ऑगस्टस क्लीवलैंड था, भागलपुर का जो कलेक्टर था, इसने एक नई पॉलिसी सजेस्ट की विच वाज कॉल्ड एज द पॉलिसी ऑफ द पैसिफिकेशन, कि रादर देन यूजिंग द आर्मी टू अटैक पहाड़ियाज डायरेक्टली, किल देम, एक्सटर्मिनेट देम, लेट्स पैसिफाई देम इन अ मैनर. पहाड़ी जो चीफ थे उनको एक एनुअल अलावेंस दे दिया जाए और उनको रिस्पॉन्सिबल कर दो कि भाई आपके जो लोग हैं वो अटैक नहीं किया करेंगे एंड वायलेंस में इंक्लूड नहीं होंगे. दे वर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ऑर्डर. तो सबसे पहले तो इसमें कॉन्टेक्स्ट में क्या प्रॉब्लम है, ये जो भागलपुर के कलेक्टर के जो क्लीवलैंड की जो सजेशन थी, वो सजेशन ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इंप्लीमेंट करना. एक तो पहले जो पहाड़ी चीफ थे वो अलावेंस लेने से मना कर दिया. दूसरा, जो पहाड़ी कल्चर्स थी वो अगर कोई अलावेंस ले भी लेता था ना तो उसको काइंड ऑफ बॉयकॉट हो जाता था. क्या होते थे, पहाड़ी चीफ रिफ्यूज द अलावेंसेज एंड जो एक्सेप्ट कर लेते थे वो बेसिकली कम्युनिटी के अंदर अथॉरिटी लूज कर देते थे. सो बीइंग इन द वे ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट, उनको ऐसा लगता था कि वो सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज हो गए थे. सो वैसे साइमल्टेनियसली ये पैसिफिकेशन कैंपेन कंटिन्यू रहा, बट पहाड़ियाज बेसिकली क्योंकि अब वायलेंस ज्यादा होने लग गई है, दे विड्रू इनटू द माउंटेन्स, इंसुलेटिंग देमसेल्फ फ्रॉम द हॉस्टाइल फोर्सेस. So when Buchanan traveled through the region in the winter of 1810, the Pahadiyas naturally viewed him with suspicion and the distrust. जा रहा है एक फॉरेनर आदमी, पहाड़ियों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है. पैसिफिकेशन भी हुई है, पिछले पिछले 30-40 सालों से ब्रूटल रिप्रेशन भी चल रहा था. सो जो ब्रिटिश लोगों की जो परसेप्शन थी वो पहाड़ियों के दिल में अच्छी नहीं थी. एवरी वाइट मैन अपीयर्ड टू रिप्रेजेंट अ पावर दैट वाज डिस्ट्रॉइंग देयर वे ऑफ लाइफ एंड मीन्स ऑफ सर्वाइवल, snatching away their control over their forest and the land. Oh my God, this is complex. Now, Santhals were pouring into the area, clearing forest, cutting down timber, plowing land, and growing rice and cotton. Now, this is important. यहाँ पे बात ध्यान रखिए. By this time, in fact, there were newer intimation of the danger. अब एक ना नई कहानी बननी स्टार्ट हुई है. तो जो ये 1770 से लेके 1810 तक ये पहाड़ियों की कहानी अभी तक हमने थोड़ी सी सुनी है. Now there is something else, Santhals. This is the second section of the story, मतलब कि second character of the story. Santhals were pouring into the area. Santhals वो वाले ट्राइबल थे जो कि फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, टिम्बर कट डाउन कर रहे हैं, राइस और कॉटन यानी कि सेटल्ड एग्रीकल्चर कर रहे हैं. एज द लोअर हिल्स वर टेकन ओवर बाय द संथल सेटलर्स, द पहाड़ियाज रिसीडेड डीपर इनटू द राजमहल हिल्स. तो पहाड़ियाँ तो ऊपर चले गए राजमहल हिल्स के अंदर, डीप में चले गए ताकि उनका कॉन्टैक्ट थोड़ा सा यहाँ पे कम आने लगे, कंटिन्यूड विद देयर ओन स्टाइल. और जो मतलब जैसे कि राजमहल हिल्स हैं, ये प्लेन का एरिया है जहाँ पे गांव बसे हुए हैं, पहाड़ी लोग यहाँ पे अंदर चले गए हैं. दिस इज द एरिया, द एज ऑफ द हिल्स. दिस इज, यहाँ पर संथल्स ने बसना स्टार्ट कर दिया है. संथल अब यहाँ पर रहने लग गए. ओके, सो इफ द पहाड़िया लाइफ वाज सिंबलाइज्ड बाय द हो which they used for shifting cultivation, the settlers came to represent the power of the plow. The battle between the hoe and the plow was a long one. भाई वाह. Now, and this is a beautiful, ये मेंस का क्वेश्चन बनता है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है. कोई बच्चा इसको आंसर नहीं कर पाएगा क्योंकि ये किसी दूसरी बुक में नहीं दिया हुआ है. पहाड़िया लाइफ वाज सिंबलाइज्ड बाय द हो. तो पहाड़ी जो हैं उनकी लाइफ डराती है, डराती से शो करती है. और उसके बाद जो संथल जो हैं उनकी लाइफ हल से है क्योंकि वो सेटल्ड एग्रीकल्चर है. दराती वो चला रहा है जो कि बेसिकली फॉरेस्ट को क्लियर कर रहा है लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए. सो पहाड़िया लाइफ, तो ये दोनों. तो अब हमें इसका सेक्शन का द हो एंड द प्लो, अब हमें इसके वो जो टाइटल है उसको समझ में आएगा. हो इज रिप्रेजेंटिंग टू द पहाड़ीज, पहाड़ी जो ट्राइबल्स हैं, और प्लो इज रेफरिंग टू द संथल्स. एंड नाउ इफ यू नो दिस कनेक्शन, ये जब प्रीलिम्स में किसी दिन क्वेश्चन आएगा, यू वुड बी हैप्पी दैट यू वर एबल टू अंडरस्टैंड. सो जो ये संथल्स हैं, दे आर दी पायनियर सेटलर्स. 1810 में जब बुचनन ने गंजूरिया पहाड़ को क्रॉस किया, विच वॉज द पार्ट ऑफ द राजमहल हिल्स, ही पास थ्रू द रॉकी कंट्री बियॉन्ड रीच्ड अ विलेज. अब एक ओल्ड विलेज था बट द लैंड अराउंड हैड बीन रिसेंटली क्लियर टू एक्सटेंड कल्टीवेशन. तो रिसेंटली अभी उसने वो एक्सटेंड कर रखा है. नाउ बुकानन ने फाइंड एविडेंस दैट रीजन हैव बीन ट्रांसफॉर्म थ्रू प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन लेबर. उसने अपने जर्नल्स में लिखा हुआ है कि गुंजरिया पहाड़ जो है सफिशिएंटली कल्टीवेटेड है कि ये कंट्री जो है क्या ग्लोरियस कंट्री बनेगा अगर सबके सारे के सारे जंगल काट के यहाँ पे खेत लगा दो तो. ही डिडंट से इट,
but I'm assuming the sentiment is this. I think its beauty and the riches might be made equal to almost any in the god. Soil rocky थी. Nowhere had Buchanan and seed finer tobacco and the mustard. उसने देखा कि भाई कौन है ये. सो द थिंग इज दैट कि ये वाला जो गांव था वो संथाल्स के द्वारा डिवाइडेड था. वो धीरे धीरे इस एरिया में एक डेकेड पहले आए थे. उन्होंने वहां पे पहाड़ी लोग थे उनको डिस्प्लेस किया एंड दे क्लियर्ड द फॉरेस्ट एंड सेटल्ड द लैंड. तो ये संथल्स की कहानी है बहुत अच्छी वाली. ध्यान से सुनते हैं क्या होता है. देखिए एक बार जरा यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे. ये छोटा सा कहानी देखो प्यारा सा. आहा क्या क्या फोटो बनाई है भाई. भाई को तो ड्राइंग बनाएंगे तो बैठ के देखो. तो ये एक नए वाला टाइटल है. विलियम हॉजिस के अलावा वॉल्टर शेरविल, इसने भी 1850s में राजमहल हिल्स के नीचे वाला एक गांव है उसको ड्राई किया हुआ है. ये लंदन न्यूज़ से 1856 की फोटो है ये. तो विलेज अपीयर्स टू बी पीसफुल काम एंड आइडियलिक. लाइफ सीम्स अनअफेक्टेड बाय द आउटसाइड ब्यूटीफुल वर्ल्ड. द थिंग इज दैट कि संथल राजमहल हिल में पहुंचे कैसे. संथल ने बंगाल आना स्टार्ट किया था 1780s में. क्यों? क्योंकि जमींदार जो थे उनको हायर करते थे कल्टीवेशन करने के लिए एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स उनको बेसिकली जंगल महल्स में सेटल करने के लिए प्रॉम्प्ट किया करते थे. हैविंग फेल्ड टू सबड्यू द पहाड़ीज एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू सेटल्ड एग्रीकल्चर्स. तो क्योंकि पहाड़ियों के साथ 30-40 सालों में किसी भी प्रकार का कोई एक पैसिफिकेशन नहीं हो पाया, सो ब्रिटिश बेसिकली टर्न टू संथल्स. पहाड़ियाज रिफ्यूज टू कट फॉरेस्ट, रेजिस्टेड टचिंग द प्लो. तो जो पहाड़ी लोग होते थे ना वो हल चलाते थे क्योंकि हल चलाने का मतलब है सेटल्ड एग्रीकल्चर. फॉरेस्ट को वो बेसिकली काट नहीं सकते थे, वो करते थे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे. द संथल्स बाय कॉन्ट्रास्ट अपीयर टू बी द आइडियल सेटलर्स. ये फॉरेस्ट को क्लियर कर देते थे एंड दे यूज टू प्लो द लैंड विद विगर. हल बहुत आसानी से चलाते थे. तो संथल्स वर गिवन लैंड एंड परसुएडेड टू सेटल इन द फुटहिल्स ऑफ द राजमहल. तो 1832 में the area of the land was demarcated as the दामन को. दामन एको. दामन समझते हो ना. दामन जो होता है लाइक गर्ल कुछ एक क्लोथ्स को दामन कहते हैं. दामन एको मतलब हिल की एज, एज ऑफ हिल्स. तो ये हिल के अंदर नहीं रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में नहीं रहते हैं, बट गांवों में भी रहते हैं. हिल की एज पे जो गांव बसा हुआ है वहां पे सेटल्ड एग्रीकल्चर कर रहे हैं. दिस वाज डिक्लेयर्ड टू बी द लैंड ऑफ द संथल्स. यहाँ ये करेंगे, दे विल लिव प्रैक्टिस फ्लो एग्रीकल्चर. हल वाली यानी सेटल्ड एग्रीकल्चर करेंगे और सेटल हो जाएंगे. सो लैंड ग्रांट दे दिया गया. एटलीस्ट 1/10 ऑफ द एरिया टू बी क्लियर्ड एंड कल्टिवेटेड विद इन द फर्स्ट 10 ईयर्स. सर पूरा का पूरा एरिया है. दामिने को नाम से संथल्स के लिए एक एरिया इस्टेब्लिश करवा दिया है. बहुत 10 साल के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा एरिया 10% क्लियर करके यहाँ पे खेत बना लो. दिस वाज द गेम. द टेरिटरी वाज सर्वेड एंड द मैप्ड एंड क्लोज विद द बाउंड्री पिलर्स. इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द बोथ द वर्ल्ड ऑफ द सेटल्ड एग्रीकल्चर्स एंड द पहाड़ीज ऑफ द हिल्स. सो गांव वाले जो एरिया है वो अलग हो गया, जमींदारों वाला एरिया. पहाड़ियों वाला एरिया जो पहाड़ लोगों वाला वो अलग एरिया हो गया. और ये एज पे बीच में इनके एक नया गांव बन गया, नया रीजन बन गया दामनको. आफ्टर द डिमार्केशन ऑफ दामनको संथल एक्सपेंड करने लगे रीजनली. 40 संथल विलेज बन गए थे यहाँ पे 1838 तक. और 1851 तक 1500 संथल्स के गांव हुआ करते थे. ओवर द सेम पीरियड उनकी पॉपुलेशन कम से कम नहीं तो 82,000 हो गई थी. तो धीरे धीरे कंपनी ऑफर्स मतलब दिस वाज अ सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी जो कि बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी ने फॉलो की थी. नाउ संथल मिथ्स एंड द सॉन्ग्स ऑफ 19th सेंचुरी अगर हम बताया नहीं है यहाँ पे लेकिन अगर हम स्टडी करें तो एज इफ दैट हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेवल. दे रिप्रेजेंट द संथल पास्ट एज वन ऑफ द कंटिन्यूअस मोबिलिटी. संथल्स का जो पुराना इतिहास है 500 1000 1500 साल पहले जो पुराने उनके फोक सॉन्ग्स हैं उसमें बताया जाता है कि संथल ट्रैवल कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली ट्रैवल मोबिलिटी की है. तो ये फाइनली अ टायरलेस सर्च फॉर अ प्लेस टू सेटल हियर द दामनको देयर जर्नी सीम टू हैव कम टू एन एंड. तो फाइनली वो 1000-2000 साल का जो ट्रैवल था संथल्स का लंबा ट्रैवल उनके मिथिकल सॉन्ग्स में जो है दे हैव बीन मूविंग अलोंग द वर्ल्ड along the land for several thousand years, that finally comes and settled as the promised land of the Damanako. This is making a very good movie. So when the Santhals settled on the peripheries of the Rajmahal hills, पहाड़ियाँ basically resist करने लगे, but ultimately they went into deeper in the hill. Restricted from moving down to the lower hills and valleys, they were confined to the interior, more barren in the rocky upper hills. जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा impoverish हो गए. Now ये इसका मतलब पहाड़ी जो है वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में बदल जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ द नेक्स्ट 200 ईयर्स. क्योंकि सिस्टमेटिकली दे हैव बीन असाइंड टू दोज हिली एरियाज जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई हैं और रॉकी हैं. सो एक प्रकार से
they will become more impoverished over the years. Shifting agriculture depended on the ability to move. Shifting agriculture का मतलब है यार हमें हर साल बेसिकली जमीन को बदलना है. नाउ जैसे जैसे वो अब वो नहीं कर पा रहे हैं, सो पहाड़ियाज कुड नॉट इफेक्टिवली सस्टेन देयर मोड ऑफ कल्टीवेशन. ठीक है. और जब धीरे धीरे वहां के गांव खत्म होने लग गए तो वहां के जो हंटर्स, सॉरी वहां के जंगल खत्म होने लग गए तो वहां के हंटर्स को भी प्रॉब्लम आने लग गए. नाउ सिमिलरली संथल जो थे इनके भी जीवन में बहुत मेजर बदलाव आता है. बाय कॉन्ट्रास्ट दे गेव अप द अर्लियर लाइफ ऑफ मोबिलिटी एंड सेटल डाउन, कल्टिवेटिंग अ रेंज ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स फॉर द मार्केट एंड डीलिंग with the traders and the money lenders. The Santhals, however, soon found. अब देखो अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था. Seems like 1850s तक everything is cool. Britishers are supporting Santhals. Santhals को basically अपना shifting cultivation करके उनकी population grow हो रही है और उनके नए गांव बन रहे हैं. पूरा का पूरा जो दामन कोह नाम का एरिया है that has become a Santhal area. The thing was that कि अंग्रेज होते हैं. ठीक है. द लैंड दे ब्रॉट अंडर द कल्टीवेशन वॉज धीरे धीरे उनके हाथों से स्लिप होने लगी क्योंकि अंग्रेजों ने वहां पर हैवी टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर दिया. एंड द संथल्स हैड क्लियर्ड मनी लेंडर्स वर चार्जिंग देम हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, टेकिंग ओवर द लैंड. जब डेट नहीं होते थे जमींदार वर असर्टिंग कंट्रोल ओवर द दामन एरिया. ये क्या है भाई? डीकू. डीकू कौन होता है? अब जैसे जैसे संथल एक अपनी नोमैडिक लाइफ को छोड़ के सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बने तो जो वहाँ पर जो नॉर्मल गांवों का जो सिस्टम होता है जिसमें एक साहूकार होता है जो कि मनी देता है लैंड करने के लिए, दोज स्टार्टेड इंक्रीजिंग. ब्रिटिशर्स जो थे रेवेन्यू की डिमांड दी थी, टैक्सेस की जो डिमांड थी वो इंक्रीज होने लगी. तो धीरे धीरे जो इनके पास लैंड आई थी अब इनके ऊपर प्रेशर आने लग गया. दोज पीपल स्टार्टेड गोइंग अंडर डेट. तो जिनको ये मनी लेंडर्स को डीकू कहते हैं या फिर फॉरेनर को डीकू कहते हैं संथल. इन 1850s संथल फेल्ट कि द टाइम हैड कम टू रिबेल अगेंस्ट द जमींदार मनी लेंडर्स एंड द कॉलोनियल स्टेट. अपने लिए अपनी एक अलग जमीन बनाने के लिए, अपनी एक जगह बनाने के लिए हमें इनके अगेंस्ट रिबेल करना पड़ेगा. द प्रेशर हैज गॉन एंड फाइनली द संथाल रिवोल्ट 1855 एंड 56. ये जो संथाल थे, सिद्धू मांझी इज ए लीडर ऑफ द संथाल रिविलियन. उन्होंने ब्रिटिशर्स और कॉलोनियल स्टेट के अगेंस्ट और जो लोकल मनी लेंडर और जो साहूकार थे उनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया. ये रिवोल्ट के बाद the Santhal Pargana was created, carving out 5500 square miles from the district of the Bhagalpur and Birbhum. तब बेसिकली ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के बाद एक अलग से एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाई जिसको संथाल परगना कहते हैं, भागलपुर और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में से कलेक्ट करके. दिस कॉलोनियल स्टेट होप दैट कि ये नई टेरिटरी बना के संथाल्स के लिए imposing some special law within it, संथाल्स could be consolidated. ये पर्पस था कि इस रिवोल्ट को तो बेसिकली एक बार सप्रेस कर दीजिए. संथाल्स फाइट द सिपाहीज ऑफ द ब्रिटिश राज 1856 में. लंदन न्यूज क्या पुरानी कहानी लाए हैं. रिबिलियन ने ब्रिटिश परसेप्शन चेंज कर दी संथाल्स की. अभी तक तो वो 1790 से तो काइंड ऑफ ब्रिटिश फेवर में थे उनके, बट विलेजेस जो कि अर्लियर सीम्ड काम्ड एंड पीसफुल, अब वो थोड़े से वायलेंट और सैवेज हो गए थे. सो ब्रिटिशर्स अब बेसिकली डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट में रहते हैं संथाल्स के. देखो ये वाला एक एग्जांपल देखिए, इसको पढ़ते हैं. बर्निंग ऑफ द संथाल विलेज. रिबिलियन को जब क्रश कर दिया गया तो रीजन को सर्च किया गया था, सब सस्पेक्ट्स को पिक किया गया, जितने भी विलेजेस थे उनको आग लगा दी गई थी. इमेजेस ऑफ द बर्निंग विलेजेस वर शोन टू द पब्लिक इन इंग्लैंड एज अ माइट ऑफ द एम्पायर, देयर एबिलिटी टू क्रश रिबिलियन. नाउ दिस इज नॉट वेरी मच विजिबल, बट देखो यहाँ पे ये अंग्रेज सोल्जर्स खड़े हुए हैं. ये जो संथाल्स हैं यहाँ पे इनको बाहर निकाल दिया गया है गाँव वासियों को. पीछे जो है यहाँ पर आग लगा दी पूरे के पूरे गाँव को. दिस इज द विलेज, दे आर कंप्लीटली बर्निंग. लुक एट इट, दिस इज द इंपॉर्टेंट पिक्चर. एक बार देखिए संथाल जब 1855 और 1856 में जो संथाल गांव के लोग थे उन्होंने जहां पर भी वो ब्रिटिशर्स को देखते थे उनके ऊपर अटैक कर दिया. जो मनी लेंडर्स थे उनके ऊपर अटैक कर दिया, तो इसको सप्रेस किया गया ब्रिटिश आर्मी के द्वारा. नाउ दिस इज द फोटो. देखो ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ये हाथी पे बैठा हुआ है ऊपर, यहाँ पे देखो घोड़े पे चलते हुए ये हुक्का पीने लग रहा है, और यहाँ पर साथ में संथल जो है उनको बांध के लिया जा रहा है, नेटिव्स को जो बांध के लिया जा रहा है. सो द थिंग इज दिस, जो बुकानन है इसने संथल अपनी जर्नल में क्या लिखा हुआ? दे आर क्लेवर इन क्लियरिंग न्यू लैंड्स बट लिव मीनली. Their huts have no fence. Walls are made of small sticks placed close. They are small and slovenly, too flat-footed with very little arc. Describe कर रहा है संथाल्स को. यूपीएससी प्रीलिम्स में कभी क्या कर सकता है? They will just give this phrase and then they'll ask whom they are describing. फिर नीचे लिख देंगे संथाल्स, पहाड़ियाज, किसी और ट्राइबल के बारे में. ना ये जो बुकानन का अकाउंट है, हमें ये नहीं समझ रही कि वो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉई, तो ठीक है जो भी था, स्पेसिफिकली अपने एक पर्टिकुलर
जहां पर भी जाता था, ही वॉज ऑब्वियसली एन एम्प्लॉई ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ही वॉज एन एजेंट ऑफ द सरकार. एज द कंपनी कंसोलिडेटेड इट्स पावर, इट लुक्ड फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज, इट सर्वेड लैंडस्केप्स, रेवेन्यू सोर्सेज, ऑर्गेनाइज्ड ये डिस्कवरीज, जियोलॉजिस्ट, जियोग्राफर्स, बॉटनिस्ट, मेडिकल मैन. तो बुचनन भी बेसिकली इसीलिए उन्होंने एम्प्लॉय किया था ईस्ट इंडिया कंपनी में. ईस्ट इंडिया कंपनी में ये सब कुछ, सब जो जियोलॉजिस्ट है, बोटेनिकल गार्डन्स है, सर्वेयर्स है, ये स्टोरीज हैं, ये सब इसलिए करवाती थी क्योंकि दे वांटेड टू ग्रो, प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए. सो या दैट इज इट. बाकी कुछ नहीं है, फालतू बातें और कुछ नहीं है. बुकनन जर्नल इज पैक्ड विद ऑब्जर्वेशन, ब्ला ब्ला ब्ला. या दैट इज इट. ग्रेट. एक बार इसको पढ़ते हैं, इसमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है. सो दिस इज, ये बुकानन के जर्नल में ऐसे लिखा हुआ था. व्यू ऑफ कंट्री इज एक्सट्रीमली फाइन कल्टीवेशन, ला 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 ला, हाईली से प्लांटेशन ऑफ असान एंड पालाज फॉर तसार, तसार सिल्क वॉर्म जो होते हैं, एंड लाख should occupy the place of woods to a great an extent as the demand will admit. The remainder will be cleared and the greater for cultivated, while what is not might rear Palamira and Mahua. ठीक है. सी व्हाट दिस विल गिव अस इज दैट कि यूपीएससी को पूछेगा कि क्या क्या उगा रहे हैं ये राजमहल हिल्स में, जो पहाड़ीज हैं या जो संथाल्स हैं, वो क्या क्या कल्टीवेट करते हैं. एंड देन दे विल आस्क दिस क्वेश्चन. गेट दिस आइडिया. Now you understand from this situation, from this section, we understand ki what is the relationship going on between the Britishers and the natives. So there are two entities which we are discussing. एक तो पहाड़ियों के साथ कैसे हमेशा constant violent relationship रही, जिसकी वजह से जो पहाड़ीज थे, they were basically pushed deeply inside the hills and from there on वो पूरा का पूरा ग्रुप है वो permanently impoverish हो गया. सेकेंड, उसके बाद एक संथाल्स की बड़ी अच्छी कहानी बताई गई है ना. संथाल्स जो हैं वो स्टार्टिंग में तो ब्रिटिश फेवर में थे, बट आफ्टर 1857 रिवोल्ट बेसिकली ब्रिटिशर्स स्टार्टेड सीइंग देम विद सस्पिशन. एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट कि किस प्रकार से वो दामिना कोह नाम की जो कहानी में है, दामिना कोह नाम का जो एरिया है वो बसाते हैं. और आफ्टर 1855 आफ्टर द रिवोल्ट दिस चेंजेस इनटू द संथाल परगना. भागलपुर और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में से कंबाइन करके 5500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया. दिस इज इट. एंड देन देयर इज द थर्ड वन, द रिवोल्ट इन द कंट्री साइड ऑफ द बॉम्बे डेक्कन. बॉम्बे डेक्कन का मतलब देखो, जैसे मैंने भी बताया था कि ये हमारा भारत है, तो यहाँ पे हमारा वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है. तो ये वाला जो एरिया है, जो कोस्टल एरिया की तरफ, इसकी जगह ये जो एरिया होता है बॉम्बे डेक्कन, इसको कहते हैं बॉम्बे दक्षिण वाला. ग्रेट. अब यहाँ पे हम ये वाली कहानी देख लेते हैं. अगेन सारे के सारे जो नाम इसके अंदर दिए हुए हैं, जो भी एक्चुअली में हिस्टोरिकल टर्म्स है, आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, वो मैं समरी में दे ही दूंगा सारे के सारे. ओके, लेट्स गो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द बॉम्बे डेक्कन. अब सबसे पहले फिफ्थ कमीशन की रिपोर्ट है, दूसरा बुकानन के जर्नल्स हैं, एंड द थर्ड वन इज द डेक्कन राइट कमीशन. एक डेक्कन राइट कमीशन की रिपोर्ट थी 1878 की. नाउ दिस रिवोल्ट हैपेंड इन 1875. तो ये ऐसे ओवर द पीरियड ऑफ 100 ईयर्स के 3 इवेंट्स को डिस्कस कर रहा है चैप्टर. नाउ कमिंग टू द बॉम्बे डेक्कन. अब देखो, हमने पेजेंट्स ऑफ जमींदार्स ऑफ कॉलोनियल बंगाल पढ़ लिए हैं, पहाड़ी और संथाल ऑफ राजमहल हिल पढ़ लिए हैं. नाउ लेट्स गो टू द वेस्टर्न इंडिया, जहाँ पे हम बॉम्बे डेक्कन को बेसिकली एक्सप्लोर करते हैं. नाउ वन वे ऑफ एक्सप्लोरिंग इज थ्रू ए पेजेंट रिवोल्ट. ठीक है, किस प्रकार से वहाँ के किसानों ने ब्रिटिश रूल को रेजिस्ट किया था, रिबिलियन किया था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. नाउ थ्रू दी 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में 1800 से लेकर 1900 तक पूरे के पूरे देश में बड़े सारे से पेजेंट रिवोल्ट हुए थे. नाउ स्पेसिफिकली एक ऐसा रिवोल्ट हुआ है 1875 में डेक्कन में, उसके बारे में बात करते हैं. तो एक इवेंट जो डिस्कस कर रखा है, द मूवमेंट बिगन एट द सुपा. ये पूना डिस्ट्रिक्ट का बेसिकली एक विलेज था, मार्केट सेंटर था जहां पर शॉपकीपर्स और मनी लेंडर्स रहते थे. तो 12 मई 1875 को रायट्स वहां पर रूरल एरिया के सारे आते हैं, शॉपकीपर्स को अटैक करते हैं. सारे शॉपकीपर्स और साहूकार जो मनी लेंडर्स थे, उनसे वहां के बही खाते जो कि अकाउंट बुक होती है उनको मंगाते हैं. और जो डेट बॉन्ड, मतलब कि उन्होंने जो साहूकारों ने जब भी किसानों को कुछ कर्जा देते थे तो उसको साइन करा लेते थे बॉन्ड पे, तो वो सारे के सारे बही खाते और जो वो बॉन्ड थे उनको बर्न कर दिया, उनको जला दिया, दुकानों को जला दिया, दुकानों को लूट लिया, एंड साहूकारों के घरों को भी जला दिया. नाउ फ्रॉम द पूना द रिवोल्ट स्प्रेड टू दी अहमदनगर ऑल्सो. और 2 महीने तक ये बेसिकली पूरे के पूरे 6500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के ऊपर इंपैक्ट करता है. 30 से भी ज्यादा विलेजेस इंपैक्ट होते हैं. हर जगह पैटर्न सेम था, साहूकार्स को अटैक किया जाता था, जो बही खाते जो अकाउंट्स बुकते थे उनको जला देते थे, डेट बॉन्ड जो भी कर्जे के जो कागजात थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था. साहूकार जो थे बेसिकली बहुत सारे गांव छोड़कर चले गए, अपनी प्रॉपर्टी को, बिलोंगिंग्स को छोड़कर.
जैसे जैसे रिवोल्ट स्प्रेड हुआ तो ब्रिटिशर्स को लगा कि 1857 वाला जो विद्रोह है वो दोबारा से होने लगा है। तो हर एक गांव के अंदर पुलिस पोस्ट एस्टेब्लिश किए गए, ट्रूप्स को बुलाया गया, लोगों को अरेस्ट किया गया, एंड आफ्टर अ वाइल कुछ महीनों बाद फिर दोबारा से इस पूरे के पूरे रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। नाउ लेट्स सी कि क्या करते हैं। नाउ ब्रिटिश रूल जैसे जैसे बंगाल से दूसरे देश में एक्सटेंड, दूसरे पार्ट्स में एक्सटेंड होने लगा, तो अलग अलग पार्ट्स में उन्होंने अलग अलग रेवेन्यू सिस्टम अपनाया। नाउ परमानेंट सेटलमेंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल के अंदर था। एक तो स्पेसिफिकली बाय द 1810 जो एग्रीकल्चर प्राइसेस थे वो राइज करने लगे, तो ब्रिटिशर्स को परमानेंट सेटल में नुकसान दिखने लग गया। दे रियलाइज कि यार एक बार रेवेन्यू को परमानेंटली सेटल करने का नुकसान हो गया है, क्योंकि अब जैसे जैसे जब राइज होते हैं तो जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू होता है वी आर नॉट एबल टू कलेक्ट इट। सिंस द रेवेन्यू डिमांड परमानेंट सेटलमेंट में फिक्स होती थी, तो जो वो एक्स्ट्रा शेयर होता था उसमें वो क्लेम नहीं कर पाते थे अपने एनहांसमेंट में। सो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक्सपैंड करने के लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट को अब वो लैंड रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के नए नए तरीके ढूंढने पड़े। सो इन द टेरिटरीज अनेक्स्ड इन द 19th सेंचुरी टेम्पररी रेवेन्यू सेटल्समेंट वर मेड। दूसरा, नाउ when the officials policies were, their thinking was deeply shaped by the economics theories of that time। जो भी इकोनॉमिक थ्योरी चल रही होती है उससे इन्फ्लुएंस होता है पॉलिसी मेकर्स भी। वन ऑफ दैट वाज ऑफ द डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो की एक थ्योरी थी, रिकार्डियन आइडियाज जिसको कहते हैं। तो महाराष्ट्र में जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स अपनी नई 1820 में क्या कहते हैं नई रेवेन्यू पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने लगे, तो ये रिकार्डियन थ्योरीज जो हैं, रिकार्डियन आइडियाज के बेसिस पे बात हुआ। तो क्या है रिकार्डियन आइडिया? इट्स अ मेंस क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली पूछा जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रिकार्डियन आइडियाज, एक लैंड ओनर शुड हैव अ क्लेम ओनली टू द एवरेज रेंट दैट प्रीवेल्ड एट अ गिवन टाइम। अगर लैंड उससे ज्यादा एवरेज रेंट से यील्ड प्रोड्यूस करती है तो लैंड ओवर हैड अ सरप्लस एंड स्टेट नीडेड टू टैक्स इट। अगर टैक्स लिवाई नहीं किया जाएगा तो जो कल्टीवेटर्स हैं वो रेंटियर्स में बदल जाएंगे, एंड सरप्लस इनकम जो है वो बेसिकली प्रोडक्टिवली इन्वेस्ट नहीं की जाएगी। तो ब्रिटिशर्स ने जो, अब देखो ये वाई वी आर टॉकिंग अबाउट 1820s, क्योंकि 1820s में ब्रिटिशर्स मराठास की थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के अंदर उनको डिफीट करते हैं, और जो बंगाल महाराष्ट्र सॉरी जो महाराष्ट्र का पूना का जो एरिया है वो बेसिकली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चला जाता है। सो ब्रिटिशर्स आर मेकिंग न्यू पॉलिसीज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन हियर, जिसके अंदर एक इन्फ्लुएंस है रिकार्डियन थ्योरी का। रिकार्डियन थ्योरी ये कह रहा है कि जो पेजेंट है वो एक एवरेज जो रेंट होता है उस जमीन का वो उसका होना चाहिए, उसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो उसको बेसिकली गवर्नमेंट को टैक्स कर देना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं करेगी तो वो जो एक्स्ट्रा सरप्लस है उसको रेंट की तरह उसके ऊपर जीने लगेगा और वो नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। सो दिस थ्योरी of the Ricardian economic ideas became the base of the revenue collection policies in the Pune or the Maharashtra or the Bombay presidencies. Now जमींदार seem to have turned into rentiers, लैंड को लीज करते थे और रेंटल इनकम पर रहने लग जाते थे। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को लगा कि हम एक नया सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पे इस रिकार्डियन थ्योरी के बेसिस पे ब्रिटिशर्स स्टार्टेड ए न्यू सिस्टम विच इज कॉल्ड एज द रायतवारी सेटलमेंट। तो जहाँ पे बंगाल सिस्टम के अंदर रेवेन्यू जो था वो बेसिकली जमींदारों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था, यहाँ पे जो रायत होता है यानी कि जो किसान होता है उससे डायरेक्टली सेटल किए जाते थे। अब जनरली क्या करते थे कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स और सर्वेयर्स किसी गांव में जाते थे और एक जजमेंट देते थे कि इस जमीन से ऑन एन एवरेज इतनी बेसिकली यील्ड होनी चाहिए। तो जो ये एवरेज यील्ड है ये तो हो गई किसान की, इसके अलावा जो सरप्लस होगा उसके ऊपर टैक्स कर दिए जाएंगे। सो एवरेज इनकम फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स वाज एस्टिमेटेड एंड द रेवेन्यू पेइंग कैपेसिटी ऑफ द रायत वाज असेस्ड, और उसके बाद उस पर प्रोपोर्शन फिक्स कर देते थे कि ये भाई गवर्नमेंट का शेयर होगा। सो लैंड वर रीसर्वेड आफ्टर एवरी 30 ईयर्स और फिर रेवेन्यू रेट्स को इंक्रीज कर दिए जाते थे। तो परमानेंट तो नहीं थी लेकिन हर 30 साल के बाद बेसिकली इसके अंदर चेंजेस होंगे, रेवेन्यू डिमांड एंड द पेजेंट डेट। तो सबसे पहले जो फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट था बॉम्बे डेकन में वो 1820 में होता है, 1820s में, ठीक है। ये जो रायतवारी सिस्टम है ये वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया हुआ है। नाउ द थिंग इज दैट रेवेन्यू दैट वाज डिमांडेड वाज हाई, स्टार्टिंग में इन्होंने फिर दोबारा से हाई कर दिया। तो बड़े सारे से जो गांव के किसान थे वो नए नए रीजन्स पे माइग्रेट करने लग गए। ये एरिया यहाँ पर सॉइल पुअर थी, रेनफॉल भी फ्लक्चुएट करता रहता था, और अगर रेन फेल हो जाती थी, फसल फेल हो जाती थी, तो पेजेंट्स को रेवेन्यू पे करने में इम्पॉसिबल होता था। सो कलेक्टर्स जिनके ऊपर चार्ज होता था रेवेन्यू कलेक्शन का, वो अपनी एफिशिएंसी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए वो किसी भी तरीके से कोई भी इशू हो वो पेमेंट को एक्सट्रैक्ट जरूर करते थे। अगर कोई पे नहीं कर पाता था तो उसकी सारी की सारी फसल और प्रॉपर्टी सीज कर ली जाती थी और पूरे गांव के सामने उसके ऊपर फाइन लगाया जाता था। नाउ 1830s तक ये प्रॉब्लम और ज़्यादा वर्स हो गई। 1830s में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की जो डिमांड थी और जो प्राइसेस थे वो फेल हो गए। तो 1832 में डिडंट रिकवर फॉर ओवर एवर डेकेड एंड हाफ, मतलब कि
15 साल तक जो एग्रीकल्चर कॉटन हो गया या फिर जो भी फसल होगी उनके प्राइसेस रिकवर नहीं हुए, तो पेजेंट की इनकम जो बहुत ज़्यादा और डिस्ट्रॉय हो गई। साइमल्टेनियसली 1832 से 34 के बीच में एक फेमीन हुआ, डेक्कन फेमीन जिसको कहते हैं, मतलब कि डेक्कन के गांवों में बेसिकली अकाल पड़ा। 1/3 ऑफ द कैटल ऑफ द डेक्कन वर किल्ड, हाफ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन डाइड। दोज हु सर्वाइव्ड, उनके पास कोई एग्रीकल्चर स्टॉक नहीं था, अनपेड बैलेंसेस बेसिकली राइज करने लगे। ऐसी सिचुएशन में व्हाट डू यू थिंक द रायत और द किसान और द फार्मर वुड डू? पेजेंट करेगा क्या? पेजेंट डिपेंडेंट हो जाता है ऐसे टाइम में मनी लेंडर के बेसिस, मनी लेंडर के ऊपर, जो भी गांव के साहूकार होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, वो उनसे बेसिकली पैसा उठाने लग जाता है, कर्जा लेने लग जाता है। इनएविटेबली दे बोरोड, तो रेवेन्यू कुड रेयरली बी पेड विदाउट अ लोन फ्रॉम अ मनी लेंडर। बट एक बार लोन ले लिया जाता था तो वो रायत उसको बेसिकली वापस पे बैक कर ही नहीं पाता था। धीरे धीरे जो कर्जा है वो बढ़ता गया, लोन्स अनपेड रहते थे, पेजेंट की जो डिपेंडेंस थी वो मनी लेंडर के ऊपर बढ़ती गई। सो दे नाउ नीडेड लोन्स इवन टू बाय देयर एवरीडे नीड्स। By 1840s, officials were finding evidence of alarming levels of the peasant indebtedness everywhere in the Deccan. Now, करते क्या भाई? 1840 में कम से कम नहीं तो देखा जाए तो थोड़ा सा साइन आया इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रिपोर्ट का। नाउ ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ये भी पता चला कि जो उन्होंने 1820 में जो रेवेन्यू सेटलमेंट की थी वो थोड़ी सी ज़्यादा हार्श थी, रेवेन्यू की डिमांड जो थी वो थोड़ी सी एग्जॉर्बिटेंट थी, तो रेवेन्यू डिमांड को थोड़ा सा मॉडरेट किया गया। एंड सिंस 1845, जैसे हमने बताया ना कि 1830 से लेकर 15 साल तक तो बेसिकली एग्रीकल्चर के प्राइसेस रिकवर नहीं हुए, बट 1845 के बाद एग्रीकल्चर प्राइसेस जो थे वो धीरे धीरे स्टेडली रिकवर होने लगे। एंड कल्टिवेटर्स वर नाउ एक्सटेंडिंग देयर एक्रिएज, मूविंग इनटू न्यू एरियाज, और थोड़े से उनके कल्टिवेटेड फील्ड बढ़ने लगे। लेकिन कल्टीवेशन को एक्सपेंड करने के लिए उनको पैसा चाहिए, फिर दोबारा से क्रेडिट चाहिए, वो क्रेडिट फिर दोबारा से उन्हीं मनी लेंडर से लेना पड़ेगा। फॉर ऑल दिस दे हैड टू टर्न वंस अगेन टू द मनी लेंडर्स फॉर द लोन्स। ये वाली कहानी चल रही है। नाउ इस कहानी के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है 1860s, जहां पे इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं वो कि इंडिया को इंपैक्ट करते हैं। 1860 का एक ऐसा समय है जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाम का जो देश है उसमें एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो ब्रिटेन को जो कॉटन सप्लाई करता था, वो सबसे ज्यादा जो कॉटन था वो आता था अमेरिका से। लेकिन 1860 में सिविल वॉर की वजह से वो जो कॉटन की जो डिमांड थी और कॉटन की जो सप्लाई थी वो अमेरिका से बिल्कुल कट जाती है। सो इन 1860s द 3/4 ऑफ रॉ कॉटन यूज्ड टू कम फ्रॉम द अमेरिका। ठीक है, तो उनके पास कंप्लीट डिपेंडेंट थी उनके पास। नाउ 1857 में पहले ही एक कॉटन सप्लाई एसोसिएशन बनाई गई थी ब्रिटेन में, और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो अमेरिका के ऊपर 75% डिपेंडेंस है इसको किसी प्रकार से कम किया जाए, और वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में भी कॉटन प्रोडक्शन को बढ़ावा दो, ताकि जरूरत पड़ने पर हमें डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इंडिया वॉज सीन एज अ कंट्री जो कि बेसिकली कॉटन भेज सकता था लैंकाशायर को अगर अमेरिकन सप्लाई खत्म हो जाती है तो। अब इत्तेफाक की बात देखिए कि 3-4 साल पहले एक कंपनियां बनी थी और 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से वहां से रॉ कॉटन इंपोर्ट्स जो अमेरिका से होते थे वो कंप्लीटली रिडिकुलसली हो गए, फेल टू लेस देन 3% ऑफ द नॉर्मल। तो जो 75% कॉटन अमेरिका से ब्रिटेन में आया करता था उसका हो गया सिर्फ और सिर्फ 3%। नाउ इमीडिएटली द ओनली सॉल्यूशन वाज इंडिया। इंडिया में वो कॉटन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की वो बात की गई। इन बॉम्बे द कॉटन मर्चेंट्स विजिटेड द कॉटन डिस्ट्रिक्ट्स टू असेस सप्लाईज एंड द एनकरेज कल्टीवेशन। तो जैसे ही कॉटन की डिमांड बढ़ी तो सब पूरे के पूरे बॉम्बे वाली प्रेसिडेंसी है, पूना डिस्ट्रिक्ट जो था, महाराष्ट्र का जो दक्षिण एरिया था दक्खन में, वो सारे के सारे जगह पर कॉटन की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। ठीक है, सो जो भी वो ब्रिटेन के जो क्या कहते हैं मर्चेंट्स हुआ करते थे, दे स्टार्टेड पेइंग अ लॉट ऑफ लोन्स, वो लोन देने लगे एडवांसेस टू दी अर्बन साहूकार्स। तो अर्बन मनी लेंडर्स को वो देते थे कि भाई इनको क्रेडिट दो, रूरल मनी लेंडर्स को, और हमें बस कॉटन ला के दो। सो व्हेन देयर इज अ बूम इन द मार्केट क्रेडिट फ्लोज इजीली। तो जब बूम चल रहा है, कॉटन का बूम चल रहा है भारत के अंदर, तो बेसिकली जो लोन है, क्रेडिट है, वो बनने लग गया। और जिन जो भी लोन देना चाहते थे उनको भी श्योर था कि यार मनी रिकवर हो जाएगी, जब कॉटन की इतनी डिमांड है तो जो कॉटन किसान उगाएगा उसकी उगी उगेगी। दीज डेवलपमेंट हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द डेक्कन कंट्री साइड। तो जो भी डेक्कन के किसान थे सडनली उनको बेसिकली अनलिमिटेड क्रेडिट मिलने लग गया। उनको 100-100 रुपए का एडवांस दिया जाता था हर एक एकड़ के लिए। कॉटन डालो आप अपने यहाँ पे अपने अपने खेतों में, आपको 100 रुपए का एडवांस मिल गया है। साहूकार्स फॉर मोर देन विलिंग। अब अमेरिका का जो कॉटन क्राइसिस था वो कंटिन्यू होते लगा। तो जो बॉम्बे डेक्कन है ये 4 साल के अंदर अंदर 1860 से 1864 के अंदर अंदर जो कॉटन की एक्रिएज है, मतलब कि जिस एरिया में कॉटन को बेसिकली उगाया जाता है, वो डबल हो गया। सो इन 1862 ओवर 90% ऑफ कॉटन इंपोर्ट्स इनटू ब्रिटेन वर कमिंग फ्रॉम इंडिया। 2 साल के अंदर अंदर जो ब्रिटेन की जो फैक्ट्रीज हैं वो सारी की सारी, ब्रिटेन की जो मिल है वो
अमेरिका की बजाय इंडिया से कॉटन इंपोर्ट करने लग गई। तो आप सोच के देखिए कि एकदम प्रॉस्पेरिटी वाला मौसम आ गया है तो कॉटन के लिए। बट प्रॉब्लम यह है कि दीज बूम ईयर्स डिडंट ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू द कॉटन प्रोड्यूसर्स। कुछ रिच पेजेंट्स को तो गेन हुआ, बट कॉटन का एक्सपेंशन था कि वो जो किसान थे वो और ज्यादा डेट में जाते चले गए। नाउ आफ्टर द बूम लास्टेड, वाइल द बूम लास्टेड, कॉटन मर्चेंट्स इन इंडिया था कि अब पूरे के पूरे वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर कर लेंगे अमेरिका को डिस्प्लेस करके। और एक बार देख, बॉम्बे गेजेट अखबार है 1861 का, उसमें ये भी लिखा हुआ है, व्हाट कैन प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम सप्लांटिंग द स्लेव स्टेट्स एज द फीडर ऑफ द लैंकाशायर। लैंकाशायर बेसिकली उस समय रॉ कॉटन को यूज कर करके मिल्स चला रहा, पूरे के पूरे वर्ल्ड में कपड़े एक्सपोर्ट करता है। बट बाय 1865 अमेरिका की जो सिविल वॉर है वो खत्म हो जाती है एंड द कॉटन प्रोडक्शन इन अमेरिका इमीडिएटली रिवाइव हो जाती है। और धीरे धीरे वहां से बेसिकली इंडियन कॉटन के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डिक्लाइन होने लग जाते हैं। जैसे ही इंडियन कॉटन डिक्लाइन होने स्टार्ट हो जाते हैं तो मर्चेंट्स और जो साहूकार थे अब वो बेसिकली लॉन्ग टर्म क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं। उनको दिख रहा है कि इंडिया का कॉटन की जो डिमांड है वो धीरे धीरे गिरने लग रही है, जो कॉटन के प्राइसेस जो है वो भी स्लाइड डाउन हो गए। सो दे डिसाइडेड टू क्लोज डाउन देयर ऑपरेशंस। उन्होंने बेसिकली जो एडवांस थे पेजेंट्स को वो देना बंद कर दिया एंड दे डिमांडेड रीपेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स। व्हाइल क्रेडिट ड्राइड अप द रेवेन्यू डिमांड इंक्रीज्ड। अब क्रेडिट तो घट गया है लेकिन रेवेन्यू डिमांड अब बेसिकली बढ़ने लग गया है। तो जो फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट जो कि 1820 से 1830 में हुई थी, अब वो 1860 30 साल के बाद दोबारा होनी है, 1830 के बाद वो फिर दोबारा से होने लग गई है। एंड इन दिस न्यू सेटलमेंट जो रेवेन्यू की जो डिमांड है वो बेसिकली 50 से डबल हो गई एकदम। अब रायत इत्तेफाक से, भाई वो जो कॉटन बूम था वो तो सिर्फ 3 से 4 साल रहा, लेकिन रेवेन्यू अब इमीडिएटली डबल हो गया। वो कहाँ से देंगे? मनी लेंडर जो है वो बेसिकली जो साहूकार है वो अब पैसा देना नहीं चाहता है, उसको पता है कि ये जो रायत से ये पे नहीं कर पाएंगे। नाउ दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन कि जो ये मनी लेंडर्स जब रिफ्यूज करने लगे पैसे देने के लिए किसानों को, जो किसान था वो और ज्यादा गुस्से में आ गया, वो और ज्यादा कर्जे में आ गया। दे वर अटरली डिपेंडेंट ऑन द मनी लेंडर। लेकिन अब मनी लेंडर उनकी हरकतों को देख के इनसेंसिटिव हो चुका है, मनी लेंडर्स फॉर वॉयलेटिंग द कस्टमरी नॉर्म्स ऑफ द कंट्री साइड। ठीक है, चलिए बात करते हैं। वन जनरल नॉर्म वाज दैट द इंटरेस्ट चार्ज कुड नॉट बी मोर देन द प्रिंसिपल। अब पहले क्या होता था, एक ये इंटरेस्टिंग बात को नोटिस करो, पिछले 1.5 2 3 हजार साल से पूरे के पूरे गांवों में एक काइंड ऑफ रूल चलता था कि भाई साहब जैसे आपने कुछ एक प्रिंसिपल किसी आदमी को कर्जे पे दिया है, अब इसके ऊपर कुछ हल्का सा इंटरेस्ट लगेगा, बट किसी भी सिचुएशन में ये इंटरेस्ट प्रिंसिपल से ज्यादा नहीं होगा। अगर आपने 100 रुपए दिए हैं और इंटरेस्ट बढ़ बढ़ के अपने जो किसान है उसने इंटरेस्ट 100 रुपए से ज्यादा दे दिया, तो अब वो 100 रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देगा, बचा है सिर्फ वो प्रिंसिपल। तो इसका मतलब जो मनी लेंडर था वो बहुत ज्यादा पैसा एग्जैक्ट नहीं कर सकता था, वो एक फेयर इंटरेस्ट ले सकता था। कॉलोनियल रूल के समय में ये नॉर्म ना ब्रेक डाउन हो गया, और दिस इज हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड बाय द डेक्कन रायट कमीशन ऑल्सो, जहां पे 100 रुपए के लोन के ऊपर मनी लेंडर ने 2-2 हजार रुपए का इंटरेस्ट ले लिया था। इन पिटिशन आफ्टर पिटिशन रायट कंप्लेंट की यार ये कस्टम जो है वो देश का कस्टम टूट चुका है, और वो कंप्लीटली जो मनी लेंडर्स हैं वो एक्सटॉर्ट करने लगे हैं पैसे को। द थिंग इज दिस, रायट्स इमीडिएटली वो जो रिलेशनशिप थी कस्टमरी 1.5 2 हजार साल की वो ब्रेक डाउन हो गई, और अब जो मनी लेंडर और जो साहूकार है वो थोड़ा सा डीवियस और विलन बन गया, इविल बन गया, डिसीटफुल हो चुका है। दे कंप्लेंड ऑफ मनी लेंडर्स ऑफ मैनिपुलेटिंग लॉज एंड दे फॉर्जिंग अकाउंट्स। अब देखो, ब्रिटिशर्स ने इसके लिए एक सॉल्यूशन लाया, लेकिन वो सॉल्यूशन सैडली अनफॉर्चुनेटली रादर देन हेल्पिंग द फार्मर्स इज एंडेड अप हैंडलिंग द मनी लेंडर्स। व्हाट वाज इट? इन 1859 ब्रिटिशर्स ने पास किया एक लिमिटेशन लॉ। लिमिटेशन लॉ ये था कि लोन बॉन्ड्स दैट वर साइंड बिटवीन मनी लेंडर्स एंड रायट्स वुड हैव वैलिडिटी फॉर ओनली 3 years। तो जब अब कोई भी मनी लेंडर या जो साहूकार है वो बेसिकली जब किसी रायत को लोन देगा तो एक बॉन्ड साइन करेगा जिसकी वैलिडिटी होगी 3 साल की। 3 साल में अगर पैसा वापस आ गया तो आ गया, वरना उसके बाद वो वैलिड नहीं रहेगा। लॉ का पर्पस ये था कि भाई अक्यूमुलेशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो। द मनी लेंडर हाउएवर टर्न द लॉ अराउंड। उसने क्या किया कि वो हर एक रायत से ना हर 3 साल के बाद नया लॉ, नया बेसिकली क्या नाम है उसको, बॉन्ड फिर से साइन करा देता। और जब नया बॉन्ड साइन होता था तो अनपेड बैलेंस दैट इज द ओरिजिनल लोन एंड द अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट वाज एंटर्ड एज द प्रिंसिपल व्हिच ए न्यू सेट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस वाज कैलकुलेटेड। अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? तो 100 रुपए का बेसिकली लोन दिया है, 100 रुपए के लोन पर बेसिकली जैसे कि भाई 50 रुपए का इंटरेस्ट अभी बचा हुआ है पे करने के लिए, तो टोटल हो गए 150। तो 3 साल के बाद जब एक नया बॉन्ड साइन किया गया तो ये 150 रुपए का लोन हो गया। फिर उसके बाद 3 साल के बाद इसको 200 रुपए का लोन कर दिया। द थिंग इज दैट कि इट जस्ट मल्टीप्लाइड दी मनी दैट वाज बीइंग, जो कर्जे पे दी जा रही थी। 100 रुपए के बाद अगर देखा जाए तो अगर 3 साल के बाद रीबॉन्ड भी साइन करवाना होता है तो रीबॉन्ड भी बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का बनना चाहिए था, लेकिन वो जो भी अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट होता था उसको नया प्रिंसिपल बना देता था।
मोर इंपॉर्टेंटली पर्पस ये था कि वो नया बॉन्ड साइन ही ना करवा पाए, बट देन ब्रिटिशर्स कुड नॉट सी कि भाई लोकल जो कस्टम्स और जो गांव होते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। सो जो ये डेक्कन राइट कमीशन था जिसने स्टार्ट किया, कि उसने सिंपल सी बात की गई, दे रिफ्यूज टू गिव रिसीट्स व्हेन द लोन्स वर प्रीपेड, लोन पे हो जाता था उसको बताते नहीं थे, एंटर्ड फिक्शिशियस फिगर्स इन द बॉन्ड्स, एक्वायर्ड द पेजेंट्स हार्वेस्ट एट लो प्राइसेस, अल्टीमेटली बेसिकली जो किसानों की प्रॉपर्टी थी उसको गैदर कर लेते थे। तो ये स्पेसिफिकली दिस डीड्स एंड द बॉन्ड्स, दिस वाज अ सिस्टम व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स टू मेक एवरीथिंग लीगल। हावेवर क्योंकि किसान पढ़ा लिखा नहीं था, उसके लिए यही सिंबल ऑफ ऑपरेशन बन गए। पहले ये जो डीड थी वो रेयर हुआ करती थी, पर ब्रिटिशर्स वर सस्पिशियस कि भाई ये जो इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है ये नहीं चलेगी, अब दोबारा से हमको करना है सब कुछ बेसिकली अनएम्बिगुअसली कैटेगोरिकली सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट डीड्स और बॉन्ड में लिखा चाहिए जो कि लॉ रेगुलेट करेगा। और अगर डीड और कॉन्ट्रैक्ट लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है तो इस पे कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी। नाउ ब्रिटिशर्स जो पुराने कस्टम्स थे उनको अवॉइड करते करते दे वांटेड टू इंट्रोड्यूस ए न्यू लीगल सिस्टम, लेकिन वो न्यू न्यू लीगल सिस्टम जो है वो ऑलरेडी रिच मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो पेजेंट्स केम टू एसोसिएट दिस मिजरी ऑफ देयर लाइव्स विद दिस न्यू रिजीम ऑफ बॉन्ड एंड द डीड। वो कहीं पर भी साइन कर देते, कहीं पर भी अंगूठा लगा देते थे, लेकिन उनको पता नहीं चलता था कि व्हाट दे वर साइनिंग। दे हैड नो आइडिया ऑफ द क्लॉजेज कि बॉन्ड में क्या लिखा हुआ है, कितना इंटरेस्ट लगेगा, क्या कब हो गया। बट क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, इसी लोन के ऊपर डिपेंडेंट होते थे, मनी लेंडर बिना अंगूठा लगाए बेसिकली लोन देने से मना कर देता था, तो वो बेसिकली किसी भी तरीके से अंगूठा लगा देते थे। सो दिस was this situation, this complex social interaction was being studied by the Deccan Riot Commission. नाउ रिवोल्ट जब डेक्कन में स्प्रेड हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे पहले तो कुछ इस पे करना नहीं चाहती थी, बट गवर्नमेंट को फिर दोबारा से याद आया कि 1857 में भी ऐसा हुआ था, सो वी नीड टू सेट अप अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कॉजेज ऑफ द राइट्स। तो कमीशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जो कि ब्रिटेन पार्लियामेंट में 1878 में डिस्कस की गई थी। दिस इज रेफर्ड एज द डेक्कन राइट्स सोर्सेज। कमीशन ने सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इंक्वायरीज होल्ड की थी, रायत से, साहूकारों से, आई विटनेसेस की स्टेटमेंट को कंपाइल किया, स्टेटिस्टिकल डेटा कंपाइल किया, और उसके बेसिस पे ये पूरी की पूरी डिटेल इन्होंने सबमिट की। एंड देन दे रियलाइज दिस कि ठीक है। नाउ द डेक्कन राइट कमीशन फॉर इंस्टेंस वाज स्पेसिफिकली आस्क्ड टू जज वेदर द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड वाज द कॉज ऑफ द रिवोल्ट। Presenting all the evidence, commission reported that the government depart was not the cause of the present anger. अब एट द एंड ऑफ द डे डेक्कन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो बेसिकली गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, तो दे आर बायस्ड एंड प्रेजुडिस्ड। उसको इसीलिए हमें स्टडी करते वक्त हमें कुछ ना कुछ और भी उसको क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ता है। उन्होंने बेसिकली डेक्कन राइट कमीशन ने सारा का सारा ब्लेम डाल दिया मनी लेंडर्स पे। ठीक है, दिस आर्ग्यूमेंट इज फाउंड फ्रीक्वेंटली इन द कॉलोनियल रिकॉर्ड्स। ये एक परसिस्टेंट रिलेक्टेंस दिखाता है कॉलोनियल गवर्नमेंट के कि पॉपुलर डिस्कंटेंट जो था वो गवर्नमेंट एक्शन की वजह से था। मतलब कि हर जगह जब भी वो कोई भी हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रिपोर्ट को देखते हैं तो वी एंड अप सीइंग इज दैट कि दे बेसिकली पुट द ब्लेम समवेयर एल्स। सो डेक्कन राइट्स हुए हैं, सो द ऑफिशियल रिपोर्ट पुट्स द ब्लेम ऑन दी मनी लेंडर्स कि वो मनी लेंडर्स की एक्सटॉर्टिंग पॉलिसीज की वजह से बेसिकली प्रेसिडेंट ने राइट किया है, रादर देन ऑन द गवर्नमेंट की गवर्नमेंट जो है वो अननेसेसरी रेवेन्यू डिमांड्स कर रही थी। ऑफिशियल रिपोर्ट्स ऑब्वियसली इनवैल्यूएबल सोर्सेज हैं, बट दे आर has to be read with the care and juxtaposed with the evidence, जो कि न्यूज़पेपर, अनऑफिशियल अकाउंट, लीगल रिकॉर्ड्स, हो सके तो ओरल सोर्सेज जहां पे भी मिलते हैं उससे होगा। दिस इज व्हाट दिस चैप्टर इज। नाउ आई हैव अंडरस्टैंड, आई होप कि यू प्रोबेबली अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटर। अब देखो इससे ज्यादा बेहतर होगा कि आप इसको एक छोटी सी समरी पे देख ले, एक बार देखते हैं इसको, रिवाइज करते हैं, यू विल अंडरस्टैंड कि क्या क्या होगा। एक तो बंगाल और जमींदारों की कहानी सिंपल सी थी। बंगाल के जमींदारों के साथ परमानेंट सेटलमेंट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, बट जमींदार जो थे वो डिफॉल्ट करते रहते थे कॉन्स्टेंटली, और वो एक सेकंड मुझे जस्ट से वो डिफॉल्ट करते रहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जमींदार जो थे अपनी जमीनों को, अपनी एस्टेट्स को वापस फिक्शिशियस सेल्स के थ्रू खरीद लेते थे। और साथ ही साथ यहाँ पे जोतेदार नाम की एक नई क्लास जनरेट हुई जो कि जमींदारी को रेजिस्ट करती थी। कंटिन्यू वो कुछ कर तो नहीं पाई सक्सेसफुली, बट फिफ्थ रिपोर्ट में हमें सब स्टडी करने को मिलता है। सिमिलरली पहाड़ीज और संथाल्स के बारे में, पहाड़िया जो है वो फॉरेस्ट डिवेलर्स हैं, और संथाल जो है वो हैं ट्राइबल्स लेकिन अब सेटलर्स बन गए हैं। दामिनाको नाम की एक जगह बनाई गई थी जो कि संथाल्स को सेटलमेंट करने के लिए गई। फाइनली जब इन्होंने रिवोल्ट कर दिया तो इसी दामिनाको को बदल कर बेसिकली संथाल परगना में बदल दिया गया था। एंड देन द फाइनल द डेक्कन रिवोल्ट रायतवरी सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है, और कैसे डेक्कन राइट्स हुए थे 1875 में। स्पेसिफिकली उस कॉन्टेक्स्ट में जो भी साहूकार थे, मनी लेंडर्स थे, उनके ऊपर अटैक किया गया था, और जो बही खाते थे उनको जला दिया गया था। ब्रिटिशर्स वर एबल टू सप्रेस इट। अब देखो इसके अलावा अलावा ये जो समरी है, इस समरी के अंदर मैंने और भी इंपॉर्टेंट सारी की सारी डिटेल्स कर दी हैं। जैसे कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा जमींदार क्या है,
तो जमींदार यार, जमींदार जो है वो लैंड ओनर नहीं होता है, बेसिकली एक प्रकार का रेवेन्यू कलेक्टर है स्टेट के लिए। जोतेदार क्या है, ये रिच पेजेंट्स हैं जो कि गांवों में रहते हैं। जोतेदार वो भी लोग थे, इनमें से कुछ लोग बड़े मतलब कोशिश करके ऑक्शन में जमीन खरीद खरीद के जमींदार बन गए थे। मंडल्स, जोतेदार को कई जगहों पर मंडल भी कहा जाता है, बेसिकली विलेज का जो हेडमैन होता है, रिच रायट। और अमला, अमला वो होता है जो कि एक जमींदार के लिए काम करता है, रेवेन्यू कलेक्शन का काइंड ऑफ एन एम्प्लॉय है, ये क्लर्क है एक प्रकार का। जमींदार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच की रिलेशन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखी है। जमींदार अमला, जमींदार और रायट्स, जोतेदार, मंडल और जमींदार। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। नाउ फिफ्थ रिपोर्ट की मैंने पूरी की पूरी डिटेल दे दी है, इसके अंदर 1000 पन्ने की पूरी रिपोर्ट आई है, यू कैन अंडरस्टैंड इट। मीनिंग ऑफ द टर्म, दामिने को मतलब स्कर्ट्स ऑफ द हिल, एज ऑफ द हिल, फुट हिल्स, रीजन ऑफ द राजमहल हिल्स। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे देखें कि पहले उन्होंने पहाड़ियों को पैसिफाई करने की कोशिश की गई, लेकिन पहाड़ी जब स्पेसिफाई नहीं हुए तो उन्होंने संथाल्स को इनवाइट कर दिया, जो कि प्लो बेस्ड सेटल्ड फार्मिंग करने लगे। की फीचर्स देखें, एस्टेब्लिश इन 1832 फॉर संथाल्स, दामिने को जो है 1832 में एस्टेब्लिश किया गया था। लैंड वाज ग्रांटेड कि एटलीस्ट 1/10 ऑफ द लैंड हैज टू बी क्लियर्ड एंड कल्टिवेटेड इन द फर्स्ट 10 ईयर्स। सर्वे किया गया, मैप किया गया। फाइनली संथाल सेटलमेंट उसके बावजूद भी दे वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स एंड द जमींदार, व्हिच फाइनली लेड टू द संथाल रिबेलियन। रिबेलियन के बाद संथाल परगना बना दिया गया टू क्रिएट द एडमिनिस्ट्रेटर एरिया अंडर द स्पेशल लॉज। ग्रेट, नॉट अ प्रॉब्लम। जोग्राफिकल ओवरलैप, पहाड़िया जो है वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट है राजमहल हिल्स के। संथाल जो है दे हैव माइग्रेटेड इनटू द फुट हिल्स एंड द लोअर स्लैब्स ऑफ द राजमहल अराउंड 18th एंड द 19th सेंचुरी। ग्रेट, चलो ये पूरी रिलेशन हो गई आपकी सारी की सारी। सो वी हैव डिस्क्राइब्ड इट कंप्लीटली एंड व्हाट द कमीशन डिड, सब इसके अंदर है। अब यहां से देखो, ये वाली चीज को एक बार रीड कर लोगे तो पता चल जाएगा कि यार ये फ्रांसिस बुकनन कौन है। ठीक है, चार्ल्स कॉर्नवालिस, तो ऑब्वियसली जिसने परमानेंट सेटलमेंट बनाया था। ऑगस्ट क्लीवलैंड, कलेक्टर ऑफ भागलपुर। विलियम हॉजिस, ब्रिटिश आर्टिस्ट है। लॉर्ड वेल्सली, महाराजा मेहताब चंद, तेज चंद, सिद्धू मांझी, वॉल्टर शेरविल, अगेन ही इज एन आर्टिस्ट जो कि संथाल विलेज लोअर लाजमहल जिसकी हमने फोटो भी देखी थी। डेविड रिकार्डो, एक इकोनॉमिस्ट है जिसकी पॉलिसी से रायतवारी सिस्टम डेवलप किया गया है। विलियम प्रिंसेप, पेंटेड रूरल सीन। कैप्टन कुक, विलियम हॉजेस, सत्यजीत रे को, चलो ये हमारे लिए इस हिस्ट्री के लिए रेलिवेंट नहीं है। जो भी हिस्टोरिकल टर्म्स हैं वो भी आपको इस शॉर्ट इसमें समरी में मिल जाएंगे। राजमहल हिल्स, पहाड़िया, संथाल, डेक्कन, महल, एरियार्स, तालुकदार्स, जमा, सनसेट लॉ, अमला, जोतेदार, मंडल, अधियार, बरगरदार, हवलदार्स, गंतीदार्स, ये बेसिकली सब किसके नाम है यार? दे आर बेसिकली जोतेदार्स को अलग अलग देशों में रिच फार्मर इज बेसिकली कॉल्ड एज दैट। पोता, पोता मतलब कि जो डीड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती थी, डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे लैंड होल्डिंग्स को डिफाइन करते हैं। फौजदारी थाना, पुलिस स्टेशन, ये सारी की सारी चीज़ें। लठियाल, जमींदारों के बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं, लिटरली वन हु wields a स्टिक, डंडा होता है इनके पास। फिफ्थ रिपोर्ट, वी हैव क्या कहते हैं, ये यहाँ पे सारी की सारी जो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे वो मैंने सबको स्पेसिफिकली यहाँ पे समराइज कर दिया है। यू विल नॉट एबल टू फाइंड, एंड ये नेसेसरी नहीं है इसको पढ़ना ना हो, बट हाँ एक शॉर्ट समरी मैंने पूरे के पूरे चैप्टर की इधर बना दी है। तो अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे ले सकते हैं। कहाँ पे लेंगे इसको? ये टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही अवेलेबल है। ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है इसके ऊपर ही दे देता हूँ मैं। कोई ऐसा और कोई आपको कोई इस चैनल पे जब जाओगे तो इस चैनल के ऊपर एक ड्राइव, गूगल ड्राइव पिंड है। ठीक है, उस ड्राइव पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे हिस्ट्री का जो एक फोल्डर बना होगा, एनसीईआरटीज का फोल्डर बना हुआ है, उसमें ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो विल डू द सेकंड चैप्टर। एक बस सेकंड चैप्टर है, तो इसमें सिर्फ 4 चैप्टर है। ओके, लाइक जस्ट रीड इट वंस एंड वील बी डन विद इट। और उसके अलावा जो ये शॉर्ट नोट्स हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिएगा। वॉच दिस क्लास वंस, ओनली कीप दिस शॉर्ट नोट्स, और फिर ये थ्रो कर देने, हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि सिर्फ 4 ही चीजें डिस्कस कर रही है ना। एक तो ये फर्स्ट चैप्टर हो गया, दूसरे वाला चैप्टर 1857 का रिवोल्ट, थर्ड वाला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, फोर्थ वाला मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड देन वी आर डन। ग्रेट, सो लेट्स डू द सेकंड चैप्टर ऑफ द 1857 रिवोल्ट एंड comments are open for you. Please tell me whether it was good or not. We are trying to figure out something about the polity. I just wish I can figure it out this week. Need some blessings. दुआएं मरो, दुआएं। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा विश्व, पूरा का पूरा देश, पूरी की पूरी कायनात इस उस पर लगी हुई है। पॉलिटी नहीं कराने देनी अमित को। एवरीबॉडी
I'll see you in the next class. We'll discuss about the 1857 volt.